हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट बताइए कि क्या आप लोगों को आवाज़ बराबर आ रहा है? इज इट ऑल गुड? क्या ऑडियो वीडियो आपको बराबर आ रहा है? मुझे बताइए। इज एवरीथिंग ऑल गुड, ऑल फाइन? हेलो। नहीं, बरोबर है। आता पण येतोय. बरोबर. चलिए, फंटास्टिक गाइस। तो हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं, चैप्टर 2 खत्म कर चुके हैं और हम लोग चैप्टर नंबर 11 पर चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आपका जो होमवर्क है वो बराबर कर रहे हैं। जैसा मैं बोलूं वैसा आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है? अब चैप्टर नंबर 11 फटाफट, जो कल का हमारा पेंडिंग था उसको हम खत्म करते हैं। फिर हम लोग शुरू करेंगे आज बैंक ऑडिट से। पानी बॉटल पठाओ नाउ। चलिए, हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 705 में लिमिटेशन ऑफ स्कोप भी देखा था। 705.11 705.11 हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं 705.11 के ऊपर। डिस्क्लेमर, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। डिस्क्लेमर हम लोग कब देते हैं? अगर ऑडिट करने के बाद में आपको, जब आप ऑडिट के लिए जाते हो, अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, और जो मैटर्स है जिसके ऊपर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है वो मटेरियल भी है और मटेरियल के साथ में परवेसिव भी है। दे आर मटेरियल ऑल्सो एंड दे आर परवेसिव ऑल्सो। अगर ऐसा होता है, इफ दैट इज द केस, करेक्ट, तो फिर हम लोग डिस्क्लेमर देते हैं। वी गो फॉर डिस्क्लेमर। जस्ट अ मिनट गाइज, एक स्क्रीन में कुछ चीजें कट रही है, उसको हम ठीक कर दे। ओके, नाउ इट इज ऑल गुड, ऑल फाइन। लेकिन यहां पे अब बहुत सिंपल सा डिस्क्लेमर, यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग है, आप लोग चलिए फाड़ू चार्ट बुक के ऊपर आइए, पेज नंबर 70 के ऊपर। पेज नंबर 70 के ऊपर आइए और आप अगर देखेंगे यहां पे पेज नंबर अगर चेंज भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट नंबर आपका बराबर है, कॉन्सेप्ट नंबर 705.02। फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। आप ऑडिट करने गए और आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस अगर नहीं मिलता है, ठीक है, वन सेकेंड, आप ऑडिट करने गए, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाता है, यू गेट ऑल द एविडेंस, सभी एरिया के सारे एविडेंस आपको मिल गए। मिलने के बाद में आपने देखा कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, सबूत भी मिल गए और कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, हम क्लियर ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसी को हम अनमॉडिफाइड बोलते हैं। अनक्वालिफाइड मतलब बिना किसी कंडीशन के ये ओपिनियन है। अब मॉडिफाई कब करते हैं? जब जाकर हम सबूत लेने की कोशिश करते हैं और हमको सबूत नहीं मिलते, वी डोंट गेट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है, या फिर दूसरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलते हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम है, सबूत की कमी या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर ये इक्का दुक्का जगह है, इट इज नॉट परवेसिव, नॉट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल, बस इस इश्यू को छोड़ दो बाकी सब सही है।
सिर्फ फिक्स एसेट्स हम लोग विजिट नहीं कर पाए, उन्होंने हमको रोका, बाकी सब सही है। सिर्फ इन्वेंट्री में गलती है, बाकी सब सही है। हम लोग वर्डिंग यूज करते हैं सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ, लेकिन अगर सबूतों की कमी परवेसिव है, एक तो मटेरियल आइटम साथ में परवेसिव है, तो हमको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन, नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर गलतियां भर भर के हर जगह पे परवेसिव है तो एडवर्स देना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे मुझे सबसे खास बात जो मुझे लगता है एग्जाम में टारगेट हो सकती है, एग्जाम में टारगेट हो सकती है, सबसे खास बात ये स्पेशल केस, बस इसी के लिए मैंने क्वेश्चन चुना, स्पेशल केस। कभी कभी ऐसा होता है हम ऑडिट करने जाते हैं और जितनी जानकारी हमको चाहिए थी सारी की सारी जानकारी मिल गई, मैनेजमेंट ने हमको सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, जो जो हमने मांगा सब कुछ मिल चुका है, फिर भी हमको डिस्क्लेमर देना पड़ता है। ऐसा कब होता है? हमने जाके देखा कि मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, ठीक है। जैसे इंडो सोलार करके कंपनी है, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, प्रोडक्शन कॉस्ट आज भी मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी, अनसर्टेनिटी, फाइनेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अनसर्टेनिटी, नए शेयर होल्डर पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अनसर्टेनिटी, रॉ मटेरियल का सप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी। अगर आप देखते हैं कि मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, रॉ मटेरियल में अनसर्टेनिटी है, प्रोडक्शन में अनसर्टेनिटी है, सेल में अनसर्टेनिटी है, मशीन्स में अनसर्टेनिटी है, अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, भले ही ऑडिटर को पूरे एविडेंस मिल गए, लेकिन वो बोलता इतनी अनसर्टेनिटीज है और ये सब एक में एक से इंटरेक्ट कर रहे, एक का इंपैक्ट दूसरे पे, गवर्नमेंट का डिसीजन नेगेटिव हुआ तो बैंक का डिसीजन भी नेगेटिव हो सकता है, दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। ऐसे केस में ऑडिटर नहीं समझ पा रहा है कि ये अनसर्टेनिटीज का अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कितने एसेट्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा, कितनी लायबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, गोइंग कंसर्न बराबर है कि नहीं है। इसीलिए बोलता है मुझे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैनेजमेंट से सब मिल चुकी है, लेकिन इतनी मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, सब एक में एक के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा गोइंग कंसर्न वैलिड है कि नहीं है, कौन से एसेट्स को राइट ऑफ करूं, कितनी लायबिलिटीज को बुक करूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हमको हाथ खड़े करने पड़ेंगे, डिस्क्लेमर। बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं, डिस्क्लेमर के क्वेश्चन में बच्चे लिखना भूल जाते हैं और इसी के वजह से प्रॉब्लम होता है। यहां पे वो स्पेशल केस है, जब भी डिस्क्लेमर का क्वेश्चन आए आपको ये स्पेशल केस हमेशा समझाना है, मुझे इस बात पे फोकस करना था, करेक्ट? इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? ओके, नाउ तो और एक क्वेश्चन हमने खत्म किया 705.11। अब चलते आगे क्वेश्चन के ऊपर। 705.25 डिस्क्लेमर की केस स्टडी है, ओल्ड कोर्स के नवंबर 21 आरटीपी में है, न्यू कोर्स के नवंबर 21 आरटीपी में है, और आरटीपी में आया है, उसके बाद अभी तक एग्जाम में नहीं आया। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। उनका कहना है कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा क्या स्टेप लिया है, उन्होंने अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, रिकॉर्ड्स थे, उसको ओल्ड सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर किया, सैप में नए सॉफ्टवेयर में उन्होंने ट्रांसफर किया, और जब से ये ट्रांसफर हुआ है, सिंस द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वर नॉट वेल वर्स्ड, नया सिस्टम उनको पता नहीं है, बहुत सारे एरर्स है। एक तो उन्होंने शिफ्ट मारा, और शिफ्ट मारने के बाद में बहुत सारे एरर्स हुए हैं, एरर्स इन द अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। ओल्ड से न्यू में जाते तक बहुत भर भर के गलतियां हुई है। एज सच द स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ द कंपनी वी आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट करेक्ट डेटा इन रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम में से जो डेटा निकल रहा है वो भरोसेमंद नहीं है, इतनी सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे इश्यूज है, जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है, जो लेजर जनरेट हो रहा है, वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। सच डेटा वॉज नॉट अवेलेबल मैन्युअली ऑल्सो, ना सिस्टम का डेटा रिलायबल है, ना कोई मैन्युअल रिकॉर्ड है, ठीक है, ना ही कोई मैन्युअल रिकॉर्ड है। भाई किसी को व्यू क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है? कौन सा व्यू क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है, प्लीज लेट मी नो, बराबर दिख रहा है ना? ऑडियो वीडियो बराबर है, मुझे एक बार बता दीजिए वापस, ठीक है। नाउ मैन्युअली भी अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वेर नॉट सपोर्टिव इन प्रोवाइडिंग रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर बिलीव्स दैट पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, जानकारी नहीं है तो हमको पता नहीं कि गलतियां है कि नहीं है,
Undetected misstatement is material and pervasive. Explain the kind of audit report that statutory auditor of the company should issue in this case. ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये समझ में आता है कि शिफ्ट हुए हैं और शिफ्ट होने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एरर्स है, रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही, रिपोर्ट्स भरोसेमंद नहीं है, मैनुअल रिकॉर्ड्स नहीं है, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, ठीक है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, मतलब मिसस्टेटमेंट मिला नहीं है, और इसलिए नहीं मिला मिसस्टेटमेंट क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसीलिए हम लोग डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे। आपके मन में डाउट आ सकता है कि गलतियां है तो मैं एडवर्स की तरफ जाऊं या फिर मैं डिस्क्लेमर। उन्होंने बोला कि हम गलतियां सबूत नहीं मिलने की वजह से हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे और इफेक्ट जो है वो मटेरियल और परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर देंगे। तो आपको ऐसा केस बनाएंगे, आपको ऐसा केस बनाएंगे। बनाने के बाद में आपको समझना है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम सबूत की कमी का है या फिर प्रॉब्लम मटेरियल मिसस्टेटमेंट का है। फिर आपको देखना है परवेसिव है कि नहीं है। यहां पे अल्टीमेटली घुमा फिरा के उन्होंने आखिरी में बोला है, ठीक है, पॉसिबल इफेक्ट वर्ड यूज किया है। जब गलती मिलती है ना तो उसको इफेक्ट बोलते हैं, जब सबूत नहीं मिलता बोले कि हम चेक नहीं कर पा रहे, तो हम पता नहीं लगा पा रहे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। पॉसिबल गलतियां हो सकती है, जब भी वो ऐसा बोलते हैं मतलब सबूत की कमी है, हमको डिस्क्लेमर करना पड़ेगा। आंसर एकदम सिंपल रहेगा। डिस्क्लेमर का मतलब बताएंगे, हम कब डिस्क्लेमर देते हैं वो बताएंगे, जो अभी हम डिस्कस करके आए। वापस स्पेशल केस समझाएंगे, एक्सट्रीमली रेयर केस। वापस स्पेशल केस जो अभी हम डिस्कस करके आए वही फिर से हमको बताना है, फिर केस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कि हमारे पास में रिलायबल रिपोर्ट्स डेटा अवेलेबल नहीं है, मैनुअल अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट हेल्प नहीं कर रहा, सबूत नहीं दे रहा, और इस वजह से हमको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चांसेस की एग्जाम में उतरे। देखिए नवंबर 21 आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वी आर थ्रू विथ वन मोर क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 706 के ऊपर। क्विकली गाइस, 706 फटाफट मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। दो सेक्शंस के बारे में बात करता है, ईएमपी और ओएमपी। ध्यान दीजिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो इंफॉर्मेशन यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग डालेंगे ईएमपी, एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ। एग्जाम्पल हम इसको कहां कहां पे डाल सकते हैं, कहां कहां पे हम ये डाल सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। पिछले साल गलतियां थी, पिछले साल मिसस्टेटमेंट्स थे, उस मिसस्टेटमेंट को आपने रेक्टिफाई किया। जब आप पुरानी गलतियों को ठीक करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रायर पीरियड आइटम। पिछले साल के बारे में सोचो, पुरानी को ठीक कर रहे प्रायर पीरियड आइटम्स है, उस वो जो प्रॉफिट लॉस जनरेट होता है प्रायर पीरियड आइटम का, ठीक है, उसको अगर वो बहुत बड़ा है, प्रॉफिट एकदम से बहुत बढ़ा रहा कम हो रहा है, उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डाल सकते हैं। करंट ईयर में एमैल्गमेशन हुआ है, उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डाल सकते हैं। एक बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफ में नुकसान हुआ है, उसके लिए हम लोग ईएमपी डाल सकते हैं। एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडस्ट्री में बाकी लोगों से कंपेरेबल नहीं है, फिर से हम लोग उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा लिटिगेशन पेंडिंग है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, वापस इसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डाल सकते हैं। साल खत्म होने के बाद में बहुत बड़ा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग इवेंट होता है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम ईएमपी डाल सकते हैं। लेट्स फ्रीज गाइस। ऐसे 706 पढ़ रहे हैं, चार्ट बुक में हम लोग पेज नंबर 72 पे है। ईएमपी हम लोग डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की कोई भी बात जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो, लोगों को पता चले कि प्रॉफिट्स कम ज्यादा क्यों हुए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे ईएमपी डालते हैं। पिछले साल से प्रायर पीरियड आइटम्स आ रहे हैं उसके लिए, करंट ईयर में एमैल्गमेशन उसके लिए, करंट ईयर में कैटास्ट्रॉफ नेचुरल कैलामिटीज के लॉसेस उसके लिए, एंड ऑफ द ईयर कोई नया एएस लगा है उसके लिए, लिटिगेशन पेंडिंग है उसके लिए, साल खत्म होने के बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट की अकाउंटिंग के लिए। देखो एक सीक्वेंस है, पहले लास्ट ईयर की बात की, फिर करंट
बात की, फिर एंड ऑफ द ईयर की बात की, फिर साल खत्म होने के बाद की बात की, ईएमपी डालेंगे। कंडीशन बहुत सिंपल है। ईएमपी में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात करें तो लोगों को लग सकता है मिसस्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिसस्टेटमेंट है, करेक्ट। इसलिए केयरफुल, यहां पे लोग बोल रहे हैं में ईएमपी शुड नॉट बी यूज्ड टू हाईलाइट मॉडिफिकेशंस। अगर आपको मॉडिफाई करना है आपका ओपिनियन, तो उसके लिए स्पेशल पैराग्राफ है जहां पे पूरी बात आप समझाते हैं, उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसकी कहानी बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन में समझाओ, एडवर्स देना है तो बेस ऑफ एडवर्स में समझाओ, डिस्क्लेमर देना है तो बेस ऑफ डिस्क्लेमर में दो। ईएमपी को मिसयूज मत करो। ईएमपी शुड नॉट बी यूज्ड टू हाईलाइट लैक ऑफ एविडेंस या फिर टू हाईलाइट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ईएमपी का मिसयूज मत करो। दूसरा, अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो एलिजिबल दोनों के लिए हो रहा है, ईएमपी के लिए और की ऑडिट मैटर के लिए, तो की ऑडिट मैटर विल विन। फॉर एग्जांपल, अमेलगमेशन की चेकिंग में हमने बहुत मेहनत की। अगर हमने अमेलगमेशन की चेकिंग में बहुत मेहनत की तो यार वो ऑडिट मैटर भी है। ऊपर से अमेलगमेशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बढ़े हुए लग रहे हैं, लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए ग्रोथ की, ये बस अमेलगमेशन की वजह से। ईएमपी भी है तो की ऑडिट मैटर विल विन, वहां बताया गया। तो ध्यान देना है दो बातें, मॉडिफिकेशन वाले मुद्दे कभी भी ईएमपी में नहीं आएंगे, की ऑडिट मैटर वाले मुद्दे कभी भी ईएमपी में नहीं आएंगे। फिर देखिए बहुत सिंपल सा है, ऐसे 706 पहले आप डेफिनेशन बताइए, फिर आप एग्जाम्पल बताइए, फिर आप बताइए कि दो चीजें इसमें कभी भी नहीं आनी चाहिए कंटेंट की। पहली बात, ये लोग हेडिंग की करते हैं, हेडिंग होना चाहिए एम्फोसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ, वेरी सिंपल। और अगर मल्टीपल ईएमपी है तो ईएमपी डैश उसका सब्जेक्ट भी लिखो, EMP of prior period item, EMP of catastrophe, EMP of new accounting standard, EMP of litigation and so on। फिर आप मुद्दे को समझाओ। जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भयंकर इंपैक्ट डालती है उसके लिए हम लोग EMP डालते हैं, ताकि लोग समझे कि एकदम से बड़ा इंक्रीज डिक्रीज क्यों है। फिर यहां पे रेफरेंस भी दो, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस दो। एग्जैक्टली कौन सा नोट नंबर, 49 नंबर का नोट नंबर, 48, 50, कहां पे जाके और जानकारी मिलेगी प्रायर पीरियड की, कहां जाकर और जानकारी मिलेगी अमेलगमेशन की, कहां जाकर और जानकारी मिलेगी लिटिगेशन की, वो नोट नंबर भी दो। और आखिरी में क्लियरली बोलो, माना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन। लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साफ साफ बताओ, वी आर नॉट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन। कहां पे होना चाहिए ईएमपी? अगर ईएमपी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल हम एएस से इंडियस पे शिफ्ट हो रहे हैं, एफआरएफ से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा है, एफ से रिलेटेड है। अगर ऐसा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, जैसे शेड्यूल 3 से रिलेटेड है, अगर ऐसा है तो हम लोगों ने, अगर ऐसी चीज है तो हम लोगों ने इस ईएमपी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस ऑफ ओपिनियन के जस्ट नीचे डालना चाहिए। अगर ईएमपी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कनेक्टेड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमपी है, बेसिस ऑफ ओपिनियन के जस्ट नीचे जाएगा। लेकिन बाकी केसेस में इन अदर केसेस, बाकी केसेस में ये की ऑडिट मैटर के ऊपर भी हो सकता है या फिर की ऑडिट मैटर के नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल कि प्रायर पीरियड आइटम है, बहुत बड़ा प्रायर पीरियड आइटम है, 40 करोड़ का प्रायर पीरियड आइटम है और बहुत बड़ा अमाउंट है, और की ऑडिट मैटर का इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हो सकता है कि ये आपका ईएमपी की ऑडिट मैटर के ऊपर रहे। इट इज वेरी मच पॉसिबल।
ये सबसे खास है। ईएमपी का पोजीशन की ऑडिट मैटर के ऊपर भी हो सकता है, की ऑडिट मैटर के नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दोनों में से कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेट्स फ्रीज गाइज, हमने ईएमपी खत्म किया, डेफिनेशन देखी हम लोगों ने, एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, कंडीशंस देखी कि कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए, कंटेंट देखा कि ईएमपी में क्या क्या बातें लिखते हैं, उसका पोजीशन भी हमने समझा। नाउ नेक्स्ट इज अदर मैटर पैराग्राफ। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो बातें लिखी है इसके अलावा कोई चीज को हाईलाइट करना चाहते हो जिससे ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट प्रोसेस, ये ऑडिट कैसे हुआ, ऑडिट कैसे परफॉर्म हुआ, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, उसके लिए आप ओएमपी डालेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो ईएमपी डालते हैं, अगर आप ऑडिट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप ओएमपी डालते हो। एग्जाम्पल, पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ, यह बात आप लोगों को समझना चाहते हो, पुट ओएमपी। पिछले साल ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, इस बात को तुम समझाना चाहते हो, पुट ओएमपी। करंट ईयर में ब्रांचेस का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, पुट ओएमपी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, पुट ओएमपी। साल के एंड में हम लोग दो दो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हैं, वही कंपनी, वही फाइनेंशियल ईयर, दो ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस, एक ऑडिट रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप। पढ़ने वाले लोग कंफ्यूज सकते हैं, एक ही साल, एक ही कंपनी, एक ही साल, दो दो ऑडिट रिपोर्ट। अरे एक इंड एस की वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, दूसरी यूएस गैप वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इसके लिए भी ओएमपी डालो। माननीय महोदय आपको सूचित कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो इंड एस वाली है, इसके बाद और एक रिपोर्ट है जो यूएस गैप वाली है, आप कंफ्यूज मत होना, वापस हम ओएमपी डालेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के लिए है, बाकी लोग इसको ना पढ़े, पढ़ भी लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यूसेज, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं हमारी लाइबिलिटी, उसके लिए भी हम क्या डालेंगे, ओएमपी। ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट की जिम्मेदारियां अगर आपको समझानी है तो ओएमपी। बहुत सिंपल सा है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है, ईएमपी डालो। ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना है, ओएमपी डालो। दोनों के एग्जांपल्स और उसको ड्राफ्ट करने का तरीका बड़ा प्यारा है। कुछ चीजें पिछले साल की, कुछ चीजें करंट ईयर की, कुछ चीजें साल के एंड की, उसके बाद की, ये फ्लो में चीजें याद रहती है, ठीक है। कंडीशन एकदम सिंपल। यहां पर प्रोहिबिशन, देखिए ओएमपी में आप कुछ ऐसी बातें बता रहे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, आप ऐसी बातें बता रहे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल, डोंट ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी। इसलिए चेक करो, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। आप ऑल टुगेदर एक नई जानकारी देने वाले, इसलिए चेक कर लो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है, कोई लॉ रेगुलेशन तोड़ तो नहीं रहे। दूसरा, ठीक है, जो मामला की ऑडिट मैटर के लिए एलिजिबल होता है वो मामला कभी ओएमपी में नहीं जाएगा। ये तो हमने पहले भी सेम पढ़ा, सेम चीज थी। ईएमपी में हमने क्या पढ़ा, मॉडिफिकेशन वाला मुद्दा ईएमपी में मत डालो, की ऑडिट मैटर वाला मुद्दा ईएमपी में मत डालो। यहां पर भी बोला दो चीजें मत डालो, प्रोहिबिशन वाली चीजें यहां पे मत डालो, की ऑडिट मैटर वाली चीजें यहां पे मत डालो। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, हेडिंग आएगी अदर मैटर पैराग्राफ, और मल्टीपल अगर है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ओएमपी ऑफ लास्ट ईयर ऑडिटर, ओएमपी ऑफ ब्रांच ऑडिट एंड सो ऑन, सेम लाइंस पे। मुद्दे को समझाओ। खास बात क्या है, कोई रेफरेंस नहीं देते नोट्स टू अकाउंट्स का, क्योंकि कोई नोट्स टू अकाउंट्स की बात ही नहीं है। वी डोंट गिव एनी रेफरेंस ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। क्योंकि हम कोई नोट का रेफरेंस नहीं देते, इसलिए लोगों को समझाना भी नहीं पड़ता दैट वी आर नॉट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन। ईएमपी में ये दो बातें करनी पड़ती है, वी हैव टू रेफर टू नोट्स टू अकाउंट्स, वी हैव टू से दैट वी आर नॉट मॉडिफाइंग अवर ओपिनियन। ओएमपी में ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। कहां पे प्लेस करते इसको, वेरी इंटरेस्टिंग। ईएमपी को कहां पे प्लेस करते हैं, अगर एफआरएफ से कनेक्टेड है तो बेसिस के जस्ट नीचे, नहीं तो फिर की ऑडिट मैटर के ऊपर या नीचे। ओएमपी हमेशा मैटर के नीचे ही आएगा।
अदर मैटर पैराग्राफ विल ऑलवेज कम बिलो की ऑडिट मैटर, हमेशा की ऑडिट मैटर के नीचे ही आएगा। ठीक है, क्लियरली मेंशन नहीं है लेकिन पढ़ के यही समझ में आता है। आप उसके नीचे लिखिए, साफ साफ लिखिए अदर मैटर ऑफ सो एंड सो, हेडिंग प्रॉपर डालिए ताकि लोग उसको की ऑडिट मैटर का ना समझ ले। नीचे कहीं पर भी आ सकता नीचे कहीं पर भी आ सकता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी आ सकता है। जैसे अगर आईपीएफ है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का पॉइंट आता है, अगर आपको याद आता है कंपनी ऑडिट में हमको बताना पड़ता है कि कंपनी ने आईपीएफ को ट्रांसफर करने में कोई डिले तो नहीं किया, अगर उसका ओएमपी है तो वो अदर मैटर वाले पैराग्राफ में भी जा सकता है। ठीक है, अब हमको 706 के हिसाब से दो पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ईएमपी और ओएमपी। Now let's see guys, उसके साथ ही हमारा 706.01 ये भी हमारा खत्म हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है 706.01, कितनी बार पूछा हुआ ये, May 18 एग्जाम, नवंबर न्यू कोर्स में 19 आरटीपी, स्टडी मटेरियल 20, नवंबर 20 एमटीपी, नवंबर 20 आरटीपी, डिफाइन ईएमपी, डिफाइन ईएमपी, डिफाइन ईएमपी, व्हाट इज ईएमपी, ईएमपी के बारे में बोलो, सारी बातें बतानी पड़ेगी। हम इसको पढ़ के आ गए, कॉन्सेप्ट नंबर 720.020, फाड़ू का पेज नंबर 72 में हम लोगों ने इसको कवर किया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 710 710 क्विकली, 700 आपका फॉर्मिंग ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर था, 701 की ऑडिट मैटर के ऊपर था, 705 टाइप्स ऑफ ओपिनियन के ऊपर था, 706 टाइप्स ऑफ टू पैराग्राफ्स ईएमपी एंड ओएमपी। अब आप 710 के चार्ट पे आइए, वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान दीजिए। इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट है, अच्छा है कि बुरा है? अगर ये आपको समझ, आपको देखना पड़ेगा पिछले साल कितना था। पिछले साल 100 करोड़ था, उसका 10 करोड़ हो गया तो बहुत ही बुरा है। पिछले साल 1 करोड़ था, इस बार 10 करोड़ हो गया तो बहुत ही अच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छा है कि बुरा है, अगर आप समझना है तो आपको चाहिए पिछले साल का डेटा। पिछले साल का डेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिया जाता है उसी को बोला जाता है कंपैरेटिव्स, कंपैरेटिव्स बोला जाता है। कंपैरेटिव्स है, कंपैरेटिव जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के दो अप्रोचेस है, और वो आपको समझता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ के। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन भर भर के दो, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये बोले कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो भर भर के देनी है, भर भर के इंफॉर्मेशन दो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दो, पिछले साल की एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पिछले साल के सारे इनकम एक्सपेंस बताओ, पूरा ब्रेकअप दो, पिछले साल की पूरी अकाउंटिंग पॉलिसीज को बताओ। इतनी इंफॉर्मेशन है पिछले साल की कि मैं सिर्फ पिछले साल के कॉलम, पिछले साल के डेटा को अगर देखूं तो अपने आप में वो एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मुझे और किसी की जरूरत नहीं, मैं उसको अपने आप में इंटरप्रेट कर सकता हूं। इस अप्रोच को बोलते हैं सीएफएस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच इसको बोला जाता है। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोल रहा है पिछले साल की जानकारी को डिटेल्ड में दो, उसकी पूरी जानकारी दो, पूरे ब्रेकअप दो, नोट्स टू अकाउंट्स दो, अकाउंटिंग पॉलिसीज दो, सब कुछ दो, करेक्ट, इक्वल इंपॉर्टेंस दो पिछले साल को, मतलब वो अपने आप में एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच है। हम लोग उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट। ऐसे केस में अगर अकाउंटेंट लोग इतनी मेहनत कर रहे पिछले साल पे, इतनी ज्यादा पिछले साल पे इतनी जानकारी दे रहे, तो ऑडिटर पीछे क्यों हटे? ऑडिटर अपने इंट्रो और ओपिनियन में करंट ईयर को रेफर करेगा और साथ साथ में लास्ट ईयर को भी रेफर करेगा। ही विल रेफर करंट ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर, दोनों को रेफर करेगा, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच। दूसरा, ये कहां पे होता है? ये आपका होता है प्रॉस्पेक्टस में। प्रॉस्पेक्टस में होता है ये। प्रॉस्पेक्टस में आपको देखने को मिलता है कि एक साथ 5 साल का डेटा है,
पांचों को इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऑडिटर 5 साल को इंट्रो में ओपिनियन कवर करता है, 5 साल के ऊपर ओपिनियन देता है, ठीक है। फिर दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच बोलता है ए भाई पिछले साल की लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे, लिमिटेड जानकारी दे, सिर्फ ब्रैकेट में जगह जगह पे जहां जहां करंट ईयर के फिगर्स है बस वहां वहां पे तू इसके फिगर डाल दे। पिछले साल का कोई ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है, पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं है, कोई बेसिस बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था, इस साल नहीं है ना, मत बता। पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम था, इस साल नहीं है ना, मत बता। अगर पिछले साल का डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसका मतलब करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ऐसे ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ हल्का फुल्का कंपैरिजन के लिए। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, इस अप्रोच को बोलते हैं अरे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब वो ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कंपैरिजन के लिए, मतलब पिछले साल की जानकारी का अपना कोई महत्व नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज नॉट अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपैरिजन। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक इंटीग्रल पार्ट है करंट ईयर का फॉर कंपैरिजन। ऐसे अप्रोच को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स। उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक फिगर्स है कुछ। ऐसे केस में जब अकाउंटेंट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा पिछले साल को, तो मैं क्यों दूं? ऑडिट रिपोर्ट के इंट्रो में और रिपोर्ट के ओपिनियन में हम सिर्फ करंट ईयर को रेफर करते हैं, पिछले साल को रेफर ही नहीं करते। तो पिछले साल के प्रति दो अप्रोचेस हो सकते हैं, उसको महान बनाया जा सकता है पिछले साल को, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच। उसको एक टाइम पास एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच। ये हम तय नहीं करते, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में दिया होता है, उसको पढ़कर समझना पड़ता है कि कौन सा अप्रोच है, उसके हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग तय करनी पड़ती है। नाउ ध्यान देंगे, अब करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच पूरे दुनिया में फेमस है, इनफैक्ट इंडिया में भी जो फेमस है दैट इज करस्पॉन्डिंग फिगर्स अप्रोच। इंडिया के शेड्यूल 3 में एक लाइन लिखी है, पिछले साल की कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है डिटेल में, जहां जहां करंट ईयर का फिगर हो ब्रैकेट में लास्ट ईयर दे देना बस। मतलब करंट ईयर का ही इंपॉर्टेंस है, पिछला साल तो ऐसा ही है। मतलब इंडिया में भी पॉपुलर कौन सा है? करस्पॉन्डिंग फिगर्स अप्रोच। नाउ लिसन गाइस, दो अप्रोच थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच एंड करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच, और दोनों में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में वी हैव टू रेफर करंट ईयर साथ साथ में प्रीवियस ईयर। इसका मतलब यह है कि 2 साल का मैं ऑडिट करूं? नो, दिस स्टैंडर्ड इज नॉट सेइंग कि 2 साल का ऑडिट करो, इट इज अ रिपोर्टिंग अप्रोच। ये एक रिपोर्टिंग अप्रोच है। सर इसका मतलब यह है अगर मैंने पिछले साल का ऑडिट किया है तो ही मैं 2 साल पे रिपोर्टिंग कर पाऊंगा। मैंने पिछले साल का ऑडिट नहीं किया है तो क्या करूं? करंट ईयर पे रिपोर्ट दे और ओएमपी में समझा कि पिछले साल का ऑडिट मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। 700 सीरीज इज नॉट गिविंग यू ऑडिट अप्रोच, इट इज गिविंग यू रिपोर्टिंग अप्रोच। तुमको 2 साल का ऑडिट करने के लिए वो बोल नहीं रहे हैं, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो हमने यहां पे 2 अप्रोचेस समझे, दोनों अप्रोच में हमारा रिपोर्टिंग करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। नाउ देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 710.01, 710.01, ठीक है, 710 नहीं, पहले 710.03 देखिए। 710.03 डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड 2 अप्रोचेस।
The nature of comparative information that is presented in entity's financial statement depends on requirement of applicable financial reporting framework. There are two different broad approaches to auditors reporting. देखो यहां पे साफ साफ उन्होंने दो अप्रोचेस की बात की है, साफ साफ दो अप्रोचेस की बात की है। मतलब हमको अप्रोचेस समझाना है। आरटीपी में क्वेश्चन आया, अभी तक एग्जाम में नहीं आया। इट हैज कम इन आरटीपी, इट इज नॉट येट कम इन एग्जाम। Two different broad approaches to the auditor's reporting response with respect of such comparative information, corresponding figure and comparative. Explain clearly, stating the essential audit reporting differences. इनके differences क्या है between these two approaches. Also define comparative information and audit procedure regarding comparative information. Audit procedure भी बताना है, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर ऊपर भी हम लोग, तो यहां पे हमको बताना है कंपैरेटिव्स मतलब क्या, फिर बताना है दो अप्रोचेस है, दोनों को समझाना है और दोनों में रिपोर्टिंग कैसे होती है वो बताना है, ठीक है। अभी हमने जो चार्ट देखा वो एग्जैक्टली यही चार्ट देखा कि हमारे दो अप्रोचेस है। अब अगला फेमस क्वेश्चन है, अगला फेमस क्वेश्चन है ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑडिट ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंपैरेटिव। सबका आंसर एक ही है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑडिट ऑफ कंपैरेटिव्स, आपको एग्जाम में आया ऑडिट ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर्स, सेम। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑडिट ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम। कॉन्सेप्ट नंबर 710.40, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73। देखिए ये ऑडिट प्रोसीजर दी है। कंपैरेटिव्स का ऑडिट कैसे करना, कंपैरेटिव्स का ऑडिट कैसे करना, करस्पॉन्डिंग फिगर्स का ऑडिट कैसे करना, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करना। बहुत सिंपल, सुनिए। सबसे पहला है बेसिक इवैल्यूएशन। बेसिक इवैल्यूएशन, सर ये क्या है बेसिक इवैल्यूएशन? बहुत सिंपल। ऑडिटर ने सबसे पहले जाकर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को पढ़ना चाहिए। तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कंपैरेटिव की कितनी जानकारी देनी चाहिए। पहले जाकर पढ़ो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है, कितनी जानकारी देनी है कंपैरेटिव्स की, शॉर्ट में जानकारी देनी है कि डिटेल में जानकारी देनी है। जाके उसको समझो, उसके अप्रोच को समझो। समझ गया भाई कौन सा अप्रोच है? अब क्या करो, अब जाके चेक करो, पहले जाके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोलता है। जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है क्या मैनेजमेंट के लोग वैसा कर रहे हैं? अगर आपको कंपैरेटिव्स को जाके चेक करना है तो सबसे पहले जाकर पढ़ो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोला हुआ है, बराबर उसके हिसाब से वो अप्रोच फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए ना, कंपैरेटिव्स की जानकारी दी गई ना। बोले डन, कर लिया। अब दिया है बोले बराबर, फिर कंपैरेटिव्स को चेक करना पड़ेगा। कैसे? अग्री करो उसको, पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे मैच करो। कंपैरेटिव्स मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल से मैच हो रहा है क्या? डन, मैच हो गया। बस बोले इतना ही करो बहुत है, ऑडिट थोड़ी करना है पिछले साल का, इतना ही करो बहुत है। और एक चीज कर लो, पिछली साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज देख लो, सिग्निफिकेंट इस साल की देख लो, देखो उसमें कोई चेंज है क्या, कोई चेंज है क्या। सुनो, दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं अगर उसकी पॉलिसी सेम है। अगर पॉलिसी बदल जाएंगी तो दो चीजों को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जाके ये भी चेक करो वेदर देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हमेशा कंपैरेटिव्स चेक करते हो, हमेशा जाकर देखो कि पिछले साल की पॉलिसी और करंट ईयर की पॉलिसी सेम है ना, कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है। इज पॉइंट क्लियर? अब बस तीन ही काम करने हैं। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जितना बोला था उतनी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत बढ़िया। पिछले साल से मैच हो गई, बहुत बढ़िया। अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक कर लो, कोई चेंज तो नहीं है, बहुत बढ़िया। कोई चेंज नहीं है, चेंज होगा तो आप सबको पता है डिस्क्लोजर देना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। इसको बोलते हैं बेसिक इवैल्यूएशन, इसको बोला जाता है बेसिक इवैल्यूएशन। इतना कर लो, खुश रहो। ये करते करते अगर आपको पॉसिबल मिसस्टेटमेंट दिखा, बाप रे इन्वेंट्री में गड़बड़ लग रही है, बहुत बड़ा चेंज है, मिसमैच दिखा, अगर आपको दिखा पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाओ।
पिछले साल की इन्वेंट्री के सारे रिकॉर्ड्स निकाल, सारे कैलकुलेशन निकाल, हमको गड़बड़ लग रही है, फिर तुमको रुकना नहीं है, जितनी चाहे उतनी ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, इन डेप्थ जाओ और पता लगाओ पिछले साल में गलती है कि नहीं। ऐसे सिर्फ 3 काम करने हैं और खत्म। लेकिन अगर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हुआ तो एडिशनल प्रोसीजर लगाओ, जितनी चाहे उतनी मेहनत करो, जितनी चाहे उतनी मेहनत करो, उतना डेप्थ में जाओ और पता लगाओ कि गलती है कि नहीं है। अगर आपको गलती मिली, अगर आपको गलती मिली तो फिर रेक्टिफिकेशन करवाओ। रेक्टिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर दो। दूसरा, इस साल में प्रायर पीरियड की एंट्री पास कर दो। डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर पिछले साल की एजीएम हो चुकी है तो इस साल में रेक्टिफाई करेंगे। पिछले साल की एजीएम अभी तक नहीं हुई है तो हम लोग पिछले साल के फाइनेंशियल रिवाइज करवा देंगे। देखिए बहुत सिंपल है, कंपैरेटिव्स को चेक करना है, पहले बेसिक इवैल्यूएशन करो। अगर आपको नक लगती है मिसस्टेटमेंट की तो एडिशनल प्रोसीजर लगाओ। उसमें भी अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिलता है तो रेक्टिफिकेशन कराओ। 2 तरीके, या तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर दो या फिर इस साल में प्रायर पीरियड की एंट्री पास कर दो। एजीएम के पहले पता चला तो पिछला साल रिवाइज हो जाएगा, एजीएम के बाद पता चला तो इस साल प्रायर पीरियड की एंट्री पास कर देंगे। आखिरी चीज, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बहुत आसान है। क्या लिखा है? तुम इंट्रो पैराग्राफ में जितने साल को रेफर करोगे उतने साल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। अगर तुमने इंट्रो और ओपिनियन में करंट ईयर के साथ साथ में लास्ट ईयर को भी रेफर किया है तो आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करंट ईयर का भी लेना पड़ेगा और लास्ट ईयर का भी लेना पड़ेगा, जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में। अगर आपने इंट्रो में और ओपिनियन में सिर्फ करंट ईयर को रेफर किया है तो आपको सिर्फ करंट ईयर का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। और आखिरी में अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो उसके लिए भी आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। ऑडिट प्रोसीजर में 3 बातें समझानी पड़ेगी। बेसिक इवैल्यूएशन, अगर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है तो एडिशनल प्रोसीजर, और तीसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहां पे ये खत्म होता है, लेकिन एक खास बात और कर दूं। मैंने उस क्वेश्चन को चुना नहीं लेकिन आपको मैं बता दूं क्योंकि ये नवंबर 19 एग्जाम में आ गया था। सुन लीजिए, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एक सिर्फ शॉर्ट में ओवरव्यू। करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में हम हमेशा सिर्फ करंट ईयर को रेफर करते, इंट्रो और ओपिनियन में। वी नेवर रेफर लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर पिछले साल में मिसस्टेटमेंट निकला, अगर पिछला साल मिसस्टेटेड है, गलती है, तो मुझे उसको रेफर करना पड़ेगा। पुरानी गलती मुझे बतानी पड़ेगी। आई विल हैव टू रेफर लास्ट ईयर। सुनो, ट्रू फॉल्स में आता है, करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में हम लोग सिर्फ करंट ईयर पे ध्यान देते, इंट्रो और ओपिनियन में कभी भी पिछले साल को रेफर नहीं करते, कभी भी नहीं। लेकिन एक्सेप्शन, अगर पिछले साल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और अगर वो रेक्टिफाइड नहीं है तो हमको जबरदस्ती रेफर करना पड़ता है, रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, पुराने गलती के बारे में, पुराने फाइनेंशियल ईयर को रेफर करना पड़ता है। जरूरी है ये, नहीं तो करंट ईयर का कंपैरिजन पिछले साल के गलत इंफॉर्मेशन से गलत हो जाएगा, कंपैरिजन विल गो रॉन्ग। ये समझ रहा है क्या? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में तो इट्स ओके, वी ऑलवेज रेफर करंट ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर। तो ये एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। गाइस, जितना हम लोगों ने देखा, देखिए आपको हाथ पकड़ के एक एक क्वेश्चन को करते जाना है हमको। अब हम चलते बैंक ऑडिट पे। आइए, कल मैंने बोला था आपको कि आधे घंटे का अपना सेशन प्रशांत सर को जल्दी लेना था तो हम लोग उस पे गए। ठीक है, अब आइए फटाफट। सरप्राइजिंगली बैंक ऑडिट है तो बहुत बड़ा लेकिन उसमें बहुत क्वेश्चंस नहीं है तो बहुत बड़ा लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इस पे एमसीक्यूज करेक्ट इनकरेक्ट बहुत आ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, फटाफट।
सबसे पहले हम लोग कुछ बड़े बड़े चार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है, बैंक ऑडिट के। आप आइए, आप फाड़ू चार्ट बुक के ऊपर, फाड़ू चार्ट बुक के ऊपर आइए। ठीक है, और यहां पे आप आइए। सबसे पहले पेज नंबर 76 पे, पेज नंबर 76 पे कॉन्सेप्ट नंबर 260 पे, कॉन्सेप्ट नंबर 260 पे हम एनपीए के नॉर्म्स जानते हैं, उस नहीं जा रहा, उसके कुछ क्लैरिफिकेशन जो फटाफट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। पूरी कहानी है। आपको दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने मल्टीपल लोन्स दिए हैं मुकेश भाई को, मल्टीपल लोन्स, और डिबेंचर्स में पैसे भी लगाए। पहले एक लोन दिया 10 करोड़ का, फिर एक 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, और 3 अलग अलग टाइप के डिबेंचर में पैसे भी लगाए हैं। क्या बोलता है आरबीआई? किसी भी बैंक ने अगर बोरोर को मल्टीपल लोन दिए हैं, मल्टीपल डिबेंचर्स में उसके पैसा लगाया है, एक भी लोन एनपीए होगा तो सारे लोन और सारे इन्वेस्टमेंट्स एनपीए एनपीआई बन जाएंगे। एक भी इन्वेस्टमेंट एनपीआई हुआ तो सारे इन्वेस्टमेंट्स और सारे लोन्स एनपीए हो जाएंगे। एक बार धोखा मतलब धोखा। बोरोर ने एक बार धोखा दिया, भले ही 10 करोड़ का लोन अगर एनपीए बना तो सारे लोन्स एनपीए एनपीआई हो जाएंगे। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस। और दूसरा, ये बच्चों को समझता नहीं है, ठीक है। देखो कहानी है पूरी, आईसीआईसीआई बैंक ने मल्टीपल लोन दिए, वहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक गया तो सब गए। हम एक बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। दूसरा, सिक्योरिटी कभी आपको बचा नहीं सकता। सपोज 10,000 करोड़ का लोन है और 10,000 करोड़ की सिक्योरिटी है, फुल्ली सिक्योर्ड, ये कभी आपको बचा नहीं सकता। अगर पैसे नहीं मिले टाइम पे तो इट विल बिकम एनपीए, यहां पे खास बात। लेकिन सिक्योरिटी आपको डुबा सकता है। अगर मार्केट में थ्रेट ऑफ रिकवरी है, मार्केट में थ्रेट ऑफ रिकवरी, मार्केट में खबर चल रही है कि धंधा बराबर नहीं चल रहा है, रिकवरी होंगी कि नहीं होंगी हमको पता नहीं है। अगर मार्केट में थ्रेट ऑफ रिकवरी है या फिर ऐसे एलिगेशंस है कि इन्होंने फ्रॉड किया है, एक तो माहौल खराब है, ऊपर से खबर आती है कि सिक्योरिटी की वैल्यू गिर रही है, वैल्यू हैज रिड्यूस्ड मोर देन 50%। एंटीला 10,000 करोड़ का हुआ करता था, 4,000 करोड़ का हो गया, क्योंकि सी लेवल बढ़ रही है, डूबने के चांस है 4,000 करोड़ का। अगर दो चीजें एक साथ होती है, एक तो माहौल खराब था, थ्रेट्स ऑफ रिकवरी थी, फ्रॉड बोल रहे थे, और साथ में इरोजन हुआ है वैल्यू का, तो आपको पता है एनपीए की कैटेगरीज होती है। एनपीए की पहली कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड, 1 साल तक, उसके बाद डाउटफुल फॉर 1 ईयर, उसके बाद डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर, उसके बाद डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, और अगर मार्केट में दिवालिया घोषित हो चुका है तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट, दैट इज कॉल्ड एज लॉस एसेट। अगर ये दो चीजें एक साथ हुई, डेडली, एक माहौल खराब है, ऊपर से सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी गिरी है कि 50% से भी कम हो गई वैल्यू, 10,000 करोड़ का 4,000 करोड़ हो गया, इट विल डायरेक्ट बिकम डाउटफुल। मतलब क्या? सब स्टैंडर्ड को बाईपास कर देंगे। एनपीए की पहली कैटेगरी कौन सी थी? सब स्टैंडर्ड, उसको भी बाईपास कर देंगे, सीधा बन जाएंगे डाउटफुल। और अगर वैल्यू इतनी कम हो गई है कि लोन का 10% भी रिकवर नहीं कर पा रहे, 10,000 करोड़ का 10%, 1,000 करोड़ भी रिकवर नहीं कर पा रहे, अगर 1,000 करोड़ भी रिकवर नहीं कर पा रहे, सीधा इसको लॉस एसेट ट्रीट करो। इसीलिए बोलते हैं सिक्योरिटी तुमको एनपीए से बचा नहीं सकती, लेकिन डुबा सकती है। फिर आगे ध्यान देंगे, लिसन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मल्टीपल लोन की बात की, आईसीआईसीआई बैंक का फोटो आया, मल्टीपल लोन, सिक्योरिटी का फोटो आया, कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहां पे 3 और इमेज है। रिफाइनरी रिलायंस की, इतनी बड़ी रिफाइनरी एक बंदा फाइनेंस नहीं कर सकता।
जब दो या ज्यादा लोग मिलकर फाइनेंसिंग करते हैं तो उसको कंसोर्शियम फाइनेंसिंग हम लोग बोलते हैं। कंसोर्शियम फाइनेंसिंग। जो बैंक सबसे बड़ा लोन देती है वो लीड बैंक होती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम वही करती है। सभी बैंक से पैसे जमा करके देना उसका काम है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना उसका काम है, इंस्टॉलमेंट के पैसे लेके सब में डिस्ट्रीब्यूट करना उसका काम है, उसको बोलते हैं लीड बैंक। और जो बाकी बैंक्स हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बोला जाता है। अब नाउ लिसन, अगर ऐसा होता है, सपोज 3 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, उनको अपने पूरे पैसे, पंजाब नेशनल बैंक को पूरे पैसे मिल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे नहीं मिल रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंटिन्यूसली बात करनी चाहिए एसबीआई से, पूछना चाहिए पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, कब मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, फॉलोअप करना चाहिए, अपना पैसा वसूल करना चाहिए। अगर वसूली हो रही तो बढ़िया है। 3 में से 2 बैंक को पैसे मिल रहे, एक को नहीं मिल रहे, टीटीएम तेरा तू मेरा मैं। जो 2 बैंक को पैसे मिल रहे हैं वो परफॉर्मिंग ट्रीट करेंगे, जिस बैंक को पैसा नहीं मिल रहा वो नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करेंगे। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि एक बैंक एनपीए ट्रीट करेगा तो सारे बैंक एनपीए ट्रीट करेंगे। तुमको कैसे मालूम दूसरे बैंक के बुक्स में क्या चल रहा है? तुमको कैसे मालूम दूसरे बैंक के बुक्स में क्या चल रहा है? इसलिए सब अपना अपना सोचेंगे। मेरे को पैसे मिल रहे मैं परफॉर्मिंग ट्रीट करूंगा, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे मैं नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करूंगा। नाउ लिसन गाइस, इसीलिए पार्टिसिपेटिंग ब्रांच ने अपना पैसा निकालना चाहिए। अगर पार्टिसिपेटिंग बैंक को एक लेटर मिला कि लीड बैंक बोलता है तेरा पैसा मेरे पास आ चुका है, मैं तेरे को 2 दिन में दे दूंगा, मैं तेरे को कंफर्म कर रहा हूं, और 2 दिन में पैसा मिल भी जा रहा है, तो फिर हमको उसको एनपीए में डालने की जरूरत नहीं है। अगर कंफर्मेशन मिल गया और हो भी रहा है वैसा तो ठीक है। लेकिन सीखा क्या इसमें? तेरा तू मेरा मैं। कंसोर्शियम में सब लोग अपना अपना सोचेंगे। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनो, कभी कभी पैसे रेगुलरली मिल रहे हैं फिर भी एनपीए होता है, ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। पैसे रेगुलरली मिल रहा है फिर भी एनपीए होता है। देखो 3 केसेस है उसमें, लिसन, ध्यान दीजिए। बैंक ने वर्किंग कैपिटल लोन दिया, टर्म लोन दिया, करंट एसेट्स के लिए लोन दिया। जब भी वर्किंग कैपिटल का लोन दिया जाता है तो लिखा जाता है टर्म्स एंड कंडीशन में, हर 3 महीने में बताना करंट एसेट कैसे है, उसको बोलते हैं स्टॉक और डेटर स्टेटमेंट। जिस दिन लोन दिया था 1 अगस्त को, उस दिन का स्टॉक स्टेटमेंट मेरे पास में है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने बीत गए, अगला स्टॉक स्टेटमेंट आना चाहिए था, दिया ही नहीं। बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट मिलना चाहिए था, डेटर स्टेटमेंट मिलना चाहिए था, करंट एसेट के बारे में पता चलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। बैंक के पास में जो स्टॉक स्टेटमेंट है अगर वो 3 महीने से भी ज्यादा पुराना हो जाए, अरे यार गलत कर रहा है बंदा, उस अकाउंट को डिक्लेयर कर देते इररेगुलर। रेगुलरिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, उसको डिक्लेयर कर देते इररेगुलर। और अगर ऐसा चलता रहा 90 दिन तक तो डिक्लेयर कर देंगे एनपीए। It will be declared NPA. If stock statement is older than 3 months, such account is deemed as irregular. And if it continues as irregular for 90 days, it will be NPA. भले ही पैसे टाइम पे मिल रहे हो, तो कभी कभी डॉक्यूमेंट्री डेफिशिएंसीज और प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज की वजह से भी अकाउंट को क्या डिक्लेयर करेंगे? NPA। फिर हमने सामने वाले को वर्किंग कैपिटल लोन दिया, उसकी जिम्मेदारी थी क्या? बेटा 1 साल के बाद में जब ड्यू डेट आएगी डॉक्यूमेंट सबमिट करना और अपनी लिमिट को रिन्यू कर देना, अपनी लिमिट को रिन्यू करना है। बंद करना है, कर दो, कर दो, ऊपर जो बटन है। हाँ हो जाएगा। ध्यान देंगे। ACs are always the problem. We seriously need the innovation.
नॉट जस्ट क्लासरूम्स, बड़े से बड़े कॉरपोरेट में यही प्रॉब्लम है, ठीक है, कभी बंद कभी शुरू। नाउ लिसन गाइस, हमने वर्किंग कैपिटल लोन दिया हुआ है, सामने वाली की जिम्मेदारी थी, देख बेटा 1 साल हो गया, अब तू आ डॉक्यूमेंट जमा कर, नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नई चीजें जमा कर और तेरी यूनिट को रिन्यू करवा ले और 1 साल के लिए। अगर बंदा 1 साल के बाद में ड्यू डेट पे रिन्यूअल प्रोसीजर नहीं करता है, इनफैक्ट 180 दिन हो गए वो रिन्यू नहीं करता अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट को, तो फिर वो लोन भी हो जाएगा एनपीए। ऊपर क्या था, डॉक्यूमेंट नहीं भेजा तूने, एनपीए। नीचे क्या था, तूने प्रोसीजर काम नहीं किया, एनपीए। कभी कभी हम सामने वाले को एडहॉक लोन देते हैं। एडहॉक लोन मतलब सामने वाले को एडहॉक लोन देते, टेम्पररी लोन देते, इमरजेंसी में लोन देते। आया बंदा ब्रांच के पास में, बोले मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, आपको तो पता है मेरा 100 करोड़ का लोन अप्रूव हो गया है, 5 करोड़ दे दो अभी, 1 महीने बाद मुझे मिल जाएंगे पैसे तो दे दूंगा वापस। मैनेजर ने बोला हाँ सही बात है, ले ले पैसे। एडहॉक लोन, टेम्पररी लोन दिया सामने वाले को। आइडियली बंदे ने 1 महीने बाद पैसे दे देना चाहिए थे, या फिर इस टेम्पररी लोन को एक रेगुलर लिमिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए था। 180 दिन हो गए, मैटर रिजॉल्व ही नहीं किया, ना बंदे ने रीपेमेंट किया, ना उसको रेगुलर लिमिट में कन्वर्ट किया, 180 दिन हो गए। एनपीए, एग्रीकल्चर एडवांस। एग्रीकल्चर एडवांस में अगर नेचुरल कैलामिटी आती है, एग्रीकल्चर एडवांस में अगर क्या आती है, नेचुरल कैलामिटी, तो लोग क्या करते, उसको लोन को रिन्यू करते, बैंक वाले मदद करते, चिंता मत करो फार्मर्स, तुम्हारा लोन रिन्यू करेंगे, 2 साल का लोन था और 2 साल दे देंगे, 1 साल तुमको और टाइम दे देंगे, तुम्हारे ईएमआई कम कर देंगे, लोन को आगे बढ़ा देंगे, एंड सो ऑन। ऐसे केस में आपको एनपीए की काउंटिंग पुराने ड्यू डेट से नहीं करनी है, नए ड्यू डेट से करनी है, नए टर्म से करनी है। लेट्स फ्रीज गाइज, हम लोग एनपीए के क्लैरिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का फोटो, एक लोन एनपीए तो सारे लोन एनपीए। एंटीला का फोटो, सिक्योरिटी बचा नहीं सकती लेकिन तुमको डुबा सकती है। फिर आपको रिफाइनरी का फोटो, कंसोर्शियम फाइनेंस में तेरा तू मेरा मैं। इन्वेंट्री का फोटो देखा, टेम्पररी डेफिशिएंसी, अगर स्टेटमेंट सबमिट नहीं करोगे तो एनपीए, अगर रिन्यू नहीं करोगे तो एनपीए। एडहॉक लिमिट अगर तुम सेटल नहीं करोगे तो एनपीए। एग्रीकल्चर एडवांस में हम लोग अगर नेचुरल कैलामिटी है तो हम लोग नए डेट्स लेंगे, पुराने डेट्स नहीं है। क्या रेगुलराइजेशन तुमको बचा सकता है क्या? अगर कोई भी बोरोर अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रीपे कर दे तो उसको हम बोलते हैं भैया भूला हुआ घर पे लौट कर आया है, बहुत बढ़िया, सारे आउटस्टैंडिंग पैसे दे दिए। उसको बोलते तूने बहुत अच्छा काम किया, रेगुलराइज कर दिया। उसके अकाउंट को उठा के हम परफॉर्मिंग में डालते। अब कोई भी बंदा जितना भी ओवरड्यू अमाउंट है रीपे, तो उसको उठा के हम कहां डाल देंगे? उसको उठा के विल पुट इट ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसा देखा अरे आखिरी में सिर्फ कुछ पैसे आए हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट खत्म हो गया, आखिरी में फ्यू क्रेडिट्स है बैलेंस शीट डेट के पहले और आप देख रहे हो सब्सिक्वेंटली पूरे पैसे निकाल लिए। धोखा। पैसे आए 10 करोड़, 2-3 दिन बाद जैसे ही 2-3-4-5 अप्रैल को चले भी गए। अच्छा, कोई रियल पैसा नहीं आया है, आया और गया भी। या फिर पता चला जो पैसे आए वो कैसे आए, हमने उसको और एक लोन दिया 10 करोड़ का, उसके थ्रू आए। अगर सुनिए क्या बोल रहे वो, रेगुलराइजेशन बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको उसमें पैसे मिल जाए तो एसेट को परफॉर्मिंग ट्रीट करना। लेकिन आपको ऐसा दिखा आखिरी में पैसे आ रहे हैं और फिर वापस चले जा रहे हैं, या फिर पैसे तो इसी बैंक ने एक नया लोन दिया था वहां से आ रहे हैं, इसका मतलब इस अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है, अंदरूनी फाइनेंशियल कमजोरी है, इसको एनपीए से बाहर मत निकालो। ऑडिटर बोलेगा वी आर डीमिंग इट एज एनपीए, धोखा ही है। माना पैसे मिल चुके हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट खत्म हो चुका है, फिर भी हम उसको पकड़ के डाल देंगे किसमें? एनपीए में।
तो अगर आपको दिख रहा है कि गड़बड़ है आखिरी आखिरी में, तो उसको पकड़ के एनपीए में डाल सकते हैं। तो रेगुलराइजेशन बचा सकता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल वीकनेस है तो वो डुबा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी को बहुत बड़ा माना जाता है। जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है वो अकाउंट एनपीए हो नहीं सकता। लेकिन उसमें ख्याल रखना है कि अगर हमने एनपीए के पैसे मांगे थे, उसको बोलते गारंटी को इन्वोक करना, और अगर गवर्नमेंट ने उसको रेप्यूडिएट कर दिया, मना कर दिया, तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इफ गारंटी वॉज इन्वोक्ड एंड गवर्नमेंट रेप्यूडिएटेड इट, तो प्रोटेक्शन खत्म, प्रोटेक्शन खत्म, एनपीए से प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी से तुमको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी बचा, स्टेट गवर्नमेंट की बचा नहीं सकती है। नेक्स्ट है सुपर 5 सिक्योरिटीज। अगर आपने लोन दिया है, सबसे प्यारी 5 सिक्योरिटीज, आपने लोन दिया ऑन द बेस ऑफ एफडी, खुद के एफडी के बेस पे लोन दे सकते, दूसरा का अलाउड नहीं होता। अगर आपने लोन दिया है ऑन द बेस ऑफ एफडी, उससे थोड़ा कम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उससे थोड़ा कम केवीपी किसान विकास पत्र, उससे थोड़ा कम आईवीपी इंदिरा विकास पत्र, उससे थोड़ा कम एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने लोन दिया है एफडी के बेसिस पे, एनएससी के बेसिस पे, केवीपी, आईवीपी, एलआईपी के बेसिस पे, बहुत बढ़िया, ये लोन कभी एनपीए नहीं होंगे। सुपर 5 सिक्योरिटीज है, कभी भी एनपीए नहीं होंगे। आखिरी बात, स्टाफ लोन। बैंक वाले लोग अपने स्टाफ को बहुत लोन देते हैं। अगर लोन दिया एज ए एम्प्लॉयर, मतलब बैंक के एम्प्लॉयज की स्कीम है, सस्ते रेट में लोन मिलेगा, बहुत लोन मिलेगा, बहुत प्यारा लोन मिलेगा, हर एम्प्लॉय एलिजिबल है। अगर लोन दिया है एम्प्लॉय के स्कीम में, मतलब तुझको एज अ एम्प्लॉय हमने लोन दिया है, एज अ एम्प्लॉयर हमने लोन दिया है, तो वो लोन हमारा रेगुलर लोन नहीं है, उसको अदर एसेट्स में भी अदर्स में बताते हैं। एम्प्लॉय छोड़कर चला जाए तो तू अब मेरा एम्प्लॉय नहीं रहा, उसको उठाकर रेगुलर एडवांसेस में शिफ्ट कर देंगे। अगर बैंक लोन देता है एज अ एम्प्लॉयर नहीं, एज अ बैंकर, एम्प्लॉय स्कीम्स के अलावा अगर लोन देता है, तो फिर उसको दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में एज अ एडवांसेस। अगर एज अ एम्प्लॉयर लोन देंगे तो अदर एसेट्स में भी अदर में डाल दो। उसको अगर एज अ बैंकर लोन देंगे तो उसको रेगुलर एडवांसेस में दिखाओ। अब कभी कभी ऐसा लिखा था टर्म्स में, 40 लाख का लोन है, पहले 10 साल तुम जितना भी पेमेंट करोगे प्रिंसिपल रिकवरी होगी और इंटरेस्ट बाद में पे करना। स्टाफ के लोन्स बहुत ल्यूक्रेटिव होते हैं, स्टाफ के फेवर में होते हैं, उनको रिटेन करने के लिए होते हैं। 2-2, 3-3 साल तक इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में लिखा नहीं होता है। तो लोगों ने डाउट पूछा आरबीआई को, क्या होगा? आरबीआई ने बोला स्टाफ लोन्स के केस में जब तक चीजें अग्रीमेंट के हिसाब से चल रही है, एनपीए का ठप्पा नहीं लगाओगे। जब तक अग्रीमेंट में ड्यू डेट्स के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, जब भी पेमेंट हो, प्रिंसिपल हो, इंटरेस्ट हो, जब भी हो, ड्यू डेट फॉलो कर रहा है, नो एनपीए। जिस दिन ड्यू डेट से ये लोग भटकेंगे, उस दिन इसके ऊपर ठप्पा लगाएंगे एनपीए का। फिर भले ही 4 साल से इंटरेस्ट नहीं मिलो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई चीज ड्यू नहीं थी तो उसके बारे में क्यों रो रहे हो? लेट्स फ्रीज गाइस, बैंक ऑडिट पढ़ रहे हैं और यहां पे हमने एक्सेप्शंस क्लैरिफिकेशन पढ़े, ठीक है? चले फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज करेक्ट इनकरेक्ट में भर भर के इसमें से चीजें आ सकती है। नाउ लिसन, फिर ये मुझे बताना है, जहां जहां मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंज हो सकता है, वहां वो फटाफट मैं कवर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। लिसन, जैसे ही कोई भी बोरोअर बैंक के पास आता है और बोलता है कि मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, तो पूरा उसका हिस्टोरिकल डेटा उठाते, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन देखते, उसके एसेट्स देखते, उसकी लायबिलिटी देखते, उसका फ्यूचर देखते, उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ देखकर ये डिसाइड करते कि तेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोन देना चाहिए, कितना एक्सपोजर होना चाहिए। उसको बोलते हैं सैंक्शनड लिमिट। दैट इज कॉल्ड एज सैंक्शनड लिमिट। उसके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर चीजें दी जाती है, उसका ब्रेकअप निकलता है। तेरे को मैक्सिमम टर्म लोन इतना देंगे, तेरे को मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल लोन इतना देंगे, तेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट इतना देंगे, तेरे को गारंटी इतनी देंगे, उसका पूरा ब्रेकअप निकलता है। उसको बोलते हैं सैंक्शनड लिमिट। ये निकलती है ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बेसिस पे।
फिर अब ध्यान से सुनो, एक तो निकल गई है। अब बंदा वर्किंग कैपिटल लोन लेने के बाद में हर 3 महीने में एक स्टेटमेंट देता है, मेरे पास में इतना स्टॉक है, मेरे पास में इतने डेटर है, मेरे पास में इतना क्रेडिटर है। ये स्टेटमेंट देता है। ये जो करंट एसेट्स है, ये जो स्टेटमेंट है, यही तो प्राइमरी सिक्योरिटी है वर्किंग कैपिटल लोन की। सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए उसको हर 3 महीने में एक बार निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग पावर। तो जो पहले निकलता है पूरी फाइनेंशियल हेल्थ देखकर, वो सैंक्शन लिमिट है, और जो हर क्वार्टर में निकलता है सिक्योरिटी की वैल्यू को देखकर, वो ड्राइंग पावर है। ना तो सैंक्शन लिमिट क्रॉस हो सकती है, ना तो ड्राइंग पावर क्रॉस हो सकता है। नन ऑफ द लिमिट्स शुड बी क्रॉस्ड। कोई भी लिमिट क्रॉस होनी नहीं चाहिए। रिस्क स्कोर जो है उसके हिसाब से आपकी सैंक्शन लिमिट रहेगी। सैंक्शन लिमिट रहेगी, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन का तरीका भी बदल सकता है, लेकिन रिस्क स्कोर हर क्वार्टर में नहीं देखते। इनिशियली जो चीज देखी जाती है उसमें रिस्क स्कोर आ जाएगा, वो सैंक्शन लिमिट होगी। बस हर क्वार्टर में सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, करंट एसेट्स कितने हैं, उसके बेसिस पे जो होता है वो ड्राइंग पावर है। ना तो वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन लिमिट क्रॉस कर सकता है, ना तो ड्राइंग पावर। अब ड्राइंग पावर ये एग्जाम में पूछा था पिछले। ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, देख लीजिए कैसे कैलकुलेट होता है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। अगर 1000 करोड़ का स्टॉक है, अगर 1000 करोड़ का स्टॉक है, तो इसमें से अगर आज लिक्विडेशन हुआ, अगर आज लिक्विडेशन हुआ तो क्रेडिटर सबसे पहले अपना स्टॉक लेकर जाएंगे, उनका राइट बनता है। क्रेडिटर ने यह स्टॉक पहुंचाया था, उनका राइट बनता है अपना स्टॉक लेकर जाएंगे। जितना भी स्टॉक है उसके अंदर, उसमें से क्रेडिटर सबसे पहले अपना स्टॉक लेकर चले जाएंगे। वो माइनस कर दो। आज जो एक्सेप्टेंसेस है, बिल्स पेएबल है, एलसी है, ये भी हमने स्टॉक खरीदने के लिए किया था, उनका हक बनता है, वो भी अपना पैसा वो भी अपना स्टॉक लेकर चले जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल है, 1000 करोड़ का स्टॉक है, इस पे सबसे पहला हक बनता है जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है वो लेकर जाएंगे, माइनस करो। आउटस्टैंडिंग बिल्स पेएबल और लेटर ऑफ क्रेडिट भी स्टॉक के लिए है, इसके लिए हमने ये सब बनाए थे, वो भी लेकर जाएंगे। बैंक के लिए 600 बचेगा, 600 करोड़, सॉरी 600 करोड़ तो टोटल है, बैंक के लिए 400 करोड़ बचेगा। बैंक बोलेगा ये स्टॉक की वैल्यू कभी भी गिर सकती है, इसलिए मैं सेफ्टी मार्जिन डिडक्ट करूंगा 25%। बैंक बोलेगा स्टॉक के बेसिस पे मैं मैक्सिमम 300 करोड़ का लोन दे सकता हूं। वैसे ही डेटर है 1000 करोड़ के, 1000 करोड़ में से इनएलिजिबल डेटर, पुअर क्वालिटी डेटर, ओल्ड डेटर, फॉरेन डेटर सब दिया रहेगा। अब वही ओल्ड डेटर बहुत पुराने, वो जो उसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, बैंक टू बैंक इट कैन चेंज। 90 दिन के ऊपर, एग्जाम के क्वेश्चन में लिखा था 90 दिन के ऊपर जो भी है वो हिंट दे देंगे, वो आप माइनस कर दो। 800 करोड़ में से डेटर के भी पैसे डूब सकते हैं, मार्जिन डिडक्ट करो 40%। ये परसेंटेज हर जगह पे फिक्स नहीं होता, बैंक टू बैंक चेंज होता है। डेटर के बेसिस पे 480 करोड़ का लोन दे सकते हैं, टोटल लिमिट है 780 करोड़। स्टॉक के बेसिस पे 300 करोड़ का लोन दे सकते हैं, डेटर के बेसिस पे 480 करोड़ का लोन दे सकते हैं, टोटल 780 करोड़। आपको पहले समझाना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय सैंक्शन लिमिट, आपको समझाना पड़ेगा ड्राइंग पावर, कंप्यूटेशन। बैंक की ड्यूटी क्या है? बैंक की ड्यूटी है रेगुलर बेसिस के ऊपर डेटा कलेक्ट करना, स्टॉक कितना, डेटर कितना, क्रेडिटर कितना, ये सारा पूरा डेटा इकट्ठा करना, टू कलेक्ट दी स्टेटमेंट्स। ये मंथली क्वार्टरली दोनों हो सकते हैं, और इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करना, ड्राइंग पावर निकालना, और चेक करते रहना कि कभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रॉस नहीं हो सकता, या तो इट कैन नेवर क्रॉस, ना सैंक्शन लिमिट ना ड्राइंग लिमिट। अब और उसमें भी इफ स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 3 months,
इफ स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 3 months इट विल बिकम, हम पढ़कर है, इरेगुलर। और अगर ऐसा चलता रहेगा फॉर 90 days इट विल बिकम एनपीए। नाउ लिसन, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है जाके चेक करना कि ये कैलकुलेशंस बराबर थे क्या। सबसे पहले मेथोडोलॉजी, सैंक्शन लेटर होता है। जब भी वर्किंग कैपिटल लोन अप्रूव होता है, सैंक्शन लेटर होता है, उसमें फॉर्मूला लिखा होता है, कौन सी चीजें माइनस होंगी, परसेंटेज मार्जिन कितना होगा, सब लिखा होता है। सैंक्शन लेटर के हिसाब से कैलकुलेशंस हो रहे ना। हमारे मॉड्यूल में मिस्टेक है। मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि बैंक की पॉलिसी होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं और ऑडिटर अप्रूव करता है। ये बहुत पुरानी बात है, आउटडेटेड हो चुकी है, ये आउटडेटेड हो चुकी है। आप वहाँ पे लेटेस्ट यही है। और ये जो गाइडेंस नोट ऑन बैंक ऑडिट है उसमें भी चेंज हो गया। मॉड्यूल वाले चेंज ही नहीं कर रहे। उसके पीछे भी रीज़न है। वो लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ की ऊपर की लाइन नीचे की लाइन चेक करते, बीच में की लाइन चेक नहीं की। आपको बताना है कि भाई ऑडिटर का काम है कि कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बराबर है ना, डेटा बराबर था ना, मंथली स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट। बोरर आपको मंथली स्टेटमेंट देगा, बोरर आपको क्वार्टरली रिटर्न्स देगा, बोरर आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा। पूरा डेटा मैच होना चाहिए सर। मतलब आखिरी मंथ का डेटा, आखिरी क्वार्टर का डेटा और एनुअल डेटा, दे शुड मैच विथ ईच अदर बिकॉज इट इज एज ऑन 31 मार्च। डेटा रेगुलरली आ रहा है, जो डेटा मैच होना चाहिए था हो रहा है, डिफरेंस है तो रीजन पूछिए। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। देखिए, पहले आप समझाएंगे सैंक्शन लिमिट, फिर आप समझाएंगे ड्राइंग पावर, फिर आप समझाएंगे बैंक की जिम्मेदारी, फिर आप समझाएंगे ऑडिटर की जिम्मेदारी। स्टॉक ऑडिट, जहां पर भी फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़, मतलब जहां पर भी वर्किंग कैपिटल लोन दिया है 5 करोड़ के ऊपर, बैंक देखता है कि हमने कितने लोगों को वर्किंग कैपिटल लोन दिया है 5 करोड़ के ऊपर। उन सब का इंडिपेंडेंट सीए फर्म से स्टॉक ऑडिट करवाता है। तो बैंक वाले स्टॉक ऑडिट का काम निकालते हैं और इसमें ही सीए फर्म्स अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। अगर कंसोर्शियम फाइनेंस है वर्किंग कैपिटल का, कंसोर्शियम फाइनेंस अगर है तो कंसोर्शियम फाइनेंस के केस में लीड बैंक करवाती है स्टॉक ऑडिट और उसकी रिपोर्ट अब बाकी सब बैंक्स को सर्कुलेट कर देती है। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट से समझ में आता है कि ये जो सामने वाला मुझे हर क्वार्टर में स्टॉक का लेवल, डेटर का लेवल, क्रेडिटर का लेवल जो मुझे भेज रहा था, जो जानकारी भेज रहा था, वो भरोसेमंद थी कि नहीं थी। आखिरी चीज, रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? रिपोर्ट में हमको ये देखना है, लिखना है, नंबर 1, क्या साल भर में कभी भी सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग लिमिट क्रॉस हुई क्या? दूसरा ये बताना है कि क्या अकाउंट इररेगुलर एनपीए हुआ क्या? और तीसरा हमको बताना है क्या कोई गलत सिक्योरिटीज, अनअप्रूव्ड स्टॉक, अनअप्रूव्ड डेटर को कैलकुलेशन में तो नहीं लिया गया, उसको एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी तो नहीं लिया गया। लेट्स फ्रीज गाइस। बैंक और हम लोगों ने देखा एक्सेप्शंस, क्लैरिफिकेशंस और ड्राइंग पावर। पूछना है? नहीं पूछना है कुछ? नहीं, अच्छा मतलब पूछना। क्विकली गाइस ध्यान देंगे, BA.11 करके क्वेश्चन है। BA.11 आपका क्वेश्चन है। अगर हम BA.11 क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए जो चीजें पूछी नहीं है उस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, BA.11 और उसके बाद में BA.13 सुनिए। ऑडिट ऑफ एडवांसेस कैसे करेंगे? नवंबर 19 आरटीपी में है, मई 21 आरटीपी में है। एडवांसेस का ऑडिट कैसे करेंगे? एडवांसेस का ऑडिट कैसे करेंगे? ठीक है, पेज नंबर 77 पे है, देखते हैं हम लोग। और दूसरा, फिर एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कैसे चेक करेंगे? नवंबर 19 आरटीपी में है, ये भी पेज नंबर 77 पे। चलिए दोनों को एक साथ देखते हैं। लेट्स सी, आइए। सबसे पहले, ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस 5 मार्क के लिए। एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल्स, एज अ ऑडिटर किसी भी एरिया में हम जाते हैं, सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो बैंक ने अगर एडवांसेस दिए हैं, उसके कंट्रोल्स में आप क्या चेक करोगे? बहुत आसान, देखो एक सीक्वेंस में। नंबर 1,
हम जब एडवांसेस चेक करने जाएंगे तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि बैंक के अंदर एक अच्छा सिस्टम, स्टेप्स, प्रोसीजर्स बनी है ना, क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब एबिलिटी टू रीपे द लोन। क्या बैंक के अंदर अच्छे सिस्टम, स्टेप्स, प्रोसीजर्स बने हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या बैंक के लोग सामने वाले का इनकम टैक्स रिटर्न लेते हैं ना, उसकी सैलरी स्लिप्स लेते हैं ना, अगर बिजनेस है तो अगले 5 साल के बिजनेस के प्रोजेक्शंस लेते हैं ना, उसको कोई अच्छे से बंदा इवैल्यूएट करता है ना, और फिर तय करते हैं ना कि वो कितना लोन रीपे कर जाएगा। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट कलेक्शन होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर है, सिस्टम्स है, स्टेप्स है, तो हम बोलेंगे वेरी गुड इंटरनल कंट्रोल्स फॉर चेकिंग क्रेडिट वर्दीनेस, एबिलिटी टू रीपे ऑफ द बोरोअर। सबसे पहले देखेंगे कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए सिस्टम है ना, उसके बाद सिक्योरिटी के लिए सिस्टम है ना। पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए सिस्टम है, पहले बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा सिक्योरिटी, बैंक के अंदर सिस्टम होना चाहिए सिक्योरिटी को बराबर डील करने के लिए। जो सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन लगता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी, ट्रक्स, इन सब का रजिस्ट्रेशन लगता है, बैंक में सिस्टम होना चाहिए कि भाई ये सिक्योरिटीज बैंक के नाम पर ट्रांसफर हो, ये सारी सिक्योरिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए, बैंक के नाम पर आ जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद के पास में रिटेन करने का सिस्टम होना चाहिए। सिक्योरिटी से रिलेटेड सिस्टम्स देखो, या तो रजिस्ट्रेशन बैंक के फेवर में हो जाना चाहिए या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए। सिक्योरिटी में और गुड्स मिलते हैं, बैंक में सिस्टम होना चाहिए। गुड्स को इवैल्यूएट कौन, गुड्स को काउंट कौन कर रहा है, गुड्स की कंडीशन कौन चेक कर रहा है, उसका वैल्यूएशन कौन कर रहा है, उसका सिस्टम होना चाहिए। देयर शुड बी एक्सपर्ट्स, देयर शुड बी ऑफिसर्स जिनका काम ही ये हो, जो गुड्स की काउंटिंग करे, जो गुड्स की कंडीशन देखे, जो गुड्स का वैल्यूएशन करे। अगर हाइपोथिकेशन है, अगर हाइपोथिकेशन है मतलब गुड्स किसके पास रखे हैं, बोरोअर के पास, बैंक में सिस्टम होना चाहिए। अगर हाइपोथिकेशन है तो स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, हर 3 महीने में स्टॉक स्टेटमेंट, डेटा स्टेटमेंट आना चाहिए, रिकॉर्ड्स अपडेट होने चाहिए, उसके बेसिस पे ड्राइंग पावर प्रॉपर कैलकुलेट होना चाहिए। अगर शेयर्स डिबेंचर्स है तो वापस सिस्टम होना चाहिए, या तो बैंक के नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहे। हम लोग चेक कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या होना चाहिए। देयर शुड बी वेरी गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहला क्या चेक करने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए। दूसरा चेक करने के लिए कि जो सिक्योरिटीज में रजिस्ट्रेशन लगता है, भाई सिस्टम है ना टू ट्रांसफर इट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर गुड्स है तो काउंटिंग, वैल्यूएशन, हाइपोथिकेशन है तो उसके रिकॉर्ड्स रखने के लिए, शेयर्स डिबेंचर्स है तो ट्रांसफर करने के लिए। फिर मार्जिन डिडक्शन, क्या प्रॉपर सिस्टम बना है ना, नेचर ऑफ सिक्योरिटी को देखकर मार्जिन डिडक्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैं इसी को 2A बोल सकता हूं। सेकंड पॉइंट सिक्योरिटी का था, उसी से कनेक्टेड है मार्जिन डिडक्ट करना। फिर ऑथराइजेशन, इंटरनल कंट्रोल्स है, क्रेडिट वर्दीनेस बहुत बढ़िया, इंटरनल कंट्रोल है सिक्योरिटी से डील करने के लिए, सफिशिएंट मार्जिन डिडक्ट करने बहुत बढ़िया। फिर ये सारी चीजें होने के बाद में एक सीनियर बंदे ने सारे इंपॉर्टेंट ये चीजों को देखकर लोन को सैंक्शन करना चाहिए, ऑथराइज करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए। बैंक के अंदर अथॉरिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। 1 करोड़ का लोन है कौन करेगा, 10 करोड़ का लोन है कौन करेगा, 50 करोड़ का लोन है कौन करेगा, 100 करोड़ का लोन है कौन करेगा। जिसकी जितनी पावर है उसके हिसाब से ऑथराइजेशन होना चाहिए। ऑथराइजेशन होने के बाद अब फाइनल डॉक्यूमेंट्स बनना शुरू होता है, अग्रीमेंट बनना चाहिए, डिक्लेरेशंस बनते हैं, अग्रीमेंट्स बनने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने का पूरा सिस्टम, स्टेप्स होना चाहिए। फिर पैसे देने के बाद पैसा सही पर्पस के लिए यूज किया ना, उसको चेक करने का सिस्टम होना चाहिए। पैसा दिया ना, जाकर देखो फैक्ट्री बन रही है क्या, घर बन रहा है क्या,
वर्किंग कैपिटल लिया क्या, चेक करने का सिस्टम होना चाहिए, और आखिरी में पीरियोडिकली चेक करने का सिस्टम होना चाहिए, रेगुलर पेमेंट चल रहे ना, कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। बैंक के ऑडिट में जाओगे तो एडवांसेस में सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल 6 सिस्टम्स चेक करोगे। क्रेडिट वर्दीनेस का सिस्टम है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड सिस्टम है ना, मार्जिन रिडक्शन, ऑथराइजेशन का सिस्टम है ना, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट मेंटेन करने का सिस्टम है ना, लोन पैसा मिलने के बाद एंड यूज बराबर है उसका सिस्टम है ना, और ऑपरेशंस चेक करने के लिए सिस्टम है ना। ये 6 चीजों का सिस्टम होना चाहिए। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर BA.13 नवंबर 19 आरटीपी में पूछा हुआ है, नवंबर 19 आरटीपी में पूछा हुआ है ये इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, आपके फाड़ू चार्ट बुक में जो आंसर दिया वो फाइनल है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना मॉड्यूल का कंटेंट बदला है, मॉड्यूल के कंटेंट के हिसाब से हमने लेटेस्ट फाड़ू बनाया हुआ है। तो भास्कर बुक और फाड़ू बुक में लेटेस्ट चीज होती है, कभी कभी क्वेश्चन बैंक में आंसर बदलना रह जाता है लेटेस्ट, क्योंकि हमने सजेस्टेड आंसर से आंसर उठाए और उन्होंने उठाकर चेंज कर दिया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट लगे, फाड़ू चार्ट बुक में जो दिया है वो लेटेस्ट है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गए, उसके बाद क्या करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद में ऑडिट ऑफ एडवांसेस, नवंबर 19 आरटीपी, मई 21 आरटीपी। ध्यान देंगे, लिसन, बी प्राउड ऑफ एडवांसेस, ये शॉर्टकट है। बी स्टैंड फॉर बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। जब भी आप एडवांसेस का ऑडिट करने जाओ, एडवांसेस का आप ऑडिट करने जाओ, अगर आपको देखना है अगर फॉरेन करेंसी में है तो सही एक्सचेंज रेट यूज करके उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर पुअर कंडीशन में है बोरोअर, रीपेमेंट नहीं कर रहा, तो कितने पैसे दे सकता उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। दूसरे देश में बोरोअर बैठा है, पैसे कितने मिलेंगे उसके हिसाब से वैल्यूएशन होना चाहिए। हमेशा वैल्यूएशन चेक करें कि लोन सही वैल्यू पे दिख रहा है ना, माना लोन असली है, माना बंदा सही है, लेकिन वैल्यू सही होनी चाहिए। P स्टैंड फॉर प्रोविजन। देखिए एडवांसेस का क्लासिफिकेशन बराबर है ना, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, और उसके हिसाब से प्रॉपर परसेंटेज एनपीए बनाया ना, क्योंकि लोन दिखता कैसा है, माइनस प्रोविजन फॉर एनपीए। प्रोविजन फॉर एनपीए अफेक्ट्स द वैल्यूएशन, वो बराबर होना चाहिए। लिसन, कितना है सिक्योर्ड में, 15, 25, 40, 100, 15% सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल फॉर 1 ईयर 25, डाउटफुल 1 to 3 ईयर 40, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स 100, 15, 25, 40, 100, और अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 25 और 100, सबस्टैंड में 25%, डाउटफुल लगा तो 100%। एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चेक करो, आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से प्रॉपर क्लासिफिकेशन है ना, उसमें भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड प्रॉपर क्लासिफिकेशन है ना, सही परसेंटेज लगाकर कैलकुलेशन की है ना। आर स्टैंड फॉर रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। लिसन गाइस, सेम लाइंस पे बेसिस ऑफ वैल्यूएशन के, अगर आपको दिख रहा है बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, बंदा बंद हो गया है, लिक्विडेशन में चला गया है, ऐसे केस में लिक्विडेटर से बात करनी चाहिए, एनसीएलटी के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए कि कितना % पैसा रिकवर हो सकता है, उसके हिसाब से अमाउंट लिखा जाएगा। माना 1000 करोड़ का लोन है, हमको दिख रहा है सिर्फ 250 करोड़ मिल सकता है, तो रिकवरेबिलिटी को चेक करके प्रोविजन का अमाउंट, एनपीए का प्रोविजन और बढ़ाना पड़ेगा। आरबीआई में बोला था, सुनो, आरबीआई ने बोला था अरे तो अभी पहला साल है 15%, अरे 15%, लेकिन वो चला गया इंसॉल्वेंसी में, इंसॉल्वेंसी मिला है सिर्फ 1000 करोड़ का, 250 करोड़ मिलेगा, 750 करोड़ डूब जाएगा। माना तुम 15% प्रोविजन बनाने का बोल रहे हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस बोलता है कि 75% पैसा डूब जाएगा, प्रोविजन को 75% करो। जो लोग डूब रहे हैं रिकवरेबिलिटी के हिसाब से प्रोविजन बनाइए। रिपीट होता है वो पॉइंट, सेम लाइंस पे दोनों पॉइंट, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिकवरेबिलिटी। ओ स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग। सिर्फ 31 मार्च तक आने चाहिए, 31 मार्च के बाद के लोन आने नहीं चाहिए।
31 मार्च तक के लोन गिवन, 31 मार्च तक के रीपेमेंट आने चाहिए, उसके बाद की चीजें नहीं आनी चाहिए, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। फिर अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, बहुत सी बार ऐसा होता है कि फॉरेन ब्रांचेस से उन्होंने बहुत सारे लोन दिए लेकिन वो लोन हम बुक करना भूल गए। 31 मार्च तक हमारे पास में रिटर्न ही नहीं आया कि उन्होंने क्या क्या लोन बांटे थे। चेक करो, नो लोन शुड गो अनरिकॉर्डेड। दिस हैपन्स स्पेशली इन फॉरेन ब्रांचेस, रिमोट ब्रांचेस। उन्होंने लोन बांटा, हमको पता ही नहीं। हर लोन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए पूरा, लोन का एप्लीकेशन, उसके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, उसका अप्रूवल, उसके बाद में उसको प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, पैसे देना, गारंटी डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए। उतना ही ड्यू टू बैंक उतना ही दिखना चाहिए जितना उसको मिलने वाला है। रिस्ट्रक्चरिंग होती है लोन, कंसोर्शियम लोन होता है, उतना ही दिखना चाहिए जितना उसको बिलोंग करता है, बाकी अमाउंट आनी नहीं चाहिए। कभी कभी लोन का टेक ओवर भी हो जाता है। डिस्क्लोजर 3 तरीके से डिस्क्लोज करते। पहला, नेचर वाइज, टर्म लोन की उसमें दिखाते कितना बिल परचेस थे, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। फिर दिखाते शॉर्ट टर्म आपके लोन कितने और लॉन्ग टर्म टर्म लोन कितने, नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करते। फिर दूसरा, सिक्योरिटी के हिसाब से कितना सिक्योर्ड है। अरे ये देखा है ना सबने, कितना सिक्योर्ड है, कितना कवर्ड बाय गारंटी है, कितना अनसिक्योर्ड है। फिर प्लेस के हिसाब से क्लासिफाई करते, कितना इंडिया के अंदर है, कितना इंडिया के बाहर है। लेट्स फ्रीज गाइस, बी प्राउड, बी फॉर बेसिस ऑफ वैल्यूएशन चेक करिए वीक अकाउंट्स में और फॉरेन अकाउंट्स में। पी फॉर प्रोविजन एंड आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से है क्या। आर फॉर रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस, जो डूब रहे, इंसॉल्वेंसी है, वहां पे देखिए रिकवरेबिलिटी कितनी है, जितना रिकवरेबल है उतना ही वैल्यूएशन दिखाइए। ओ फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितने लेजर में दिख रहे हैं उतने ही आने चाहिए 31 मार्च तक के, उसके बाद के नहीं आने चाहिए। उस दिन तक के लोन गिवन, उस दिन तक की रिकवरी कंसिडर करिए। अनरिकॉर्डेड एडवांसेस नहीं होने चाहिए, हर चीज के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक का जितना बनता है उतना ही होना चाहिए। कंसोर्शियम फाइनेंस में दूसरों के लोन अपने बुक्स में मत बताओ, और डिस्क्लोजर बराबर होना चाहिए। बैंक ऑडिट में पहला चार्ट पड़ा एक्सेप्शंस एंड क्लैरिटी, दूसरा पड़ा ड्राइंग पावर, तीसरा पड़ा इंटरनल कंट्रोल्स और चौथा पड़ा ऑडिट ऑफ एडवांसेस। ये 2 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा। लेट्स सी गाइस, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, अभी फटाफट फटाफट ये हो जाएंगे। नाउ फिर आपकी छुट्टी। BA.18, ओके, ये क्वेश्चन May 20 RTP, November 21 RTP, तड़प रहा है आने के लिए। ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। लेट्स सी गाइस, करेक्ट, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर BA.380 पेज नंबर 79, BA.380 पेज नंबर 79। लिसन, अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस का ऑडिट करना चाहते हो, आज के डेट में पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो सिस्टम कैलकुलेट करता है, कोर बैंकिंग सिस्टम कैलकुलेट करता है, CBS कैलकुलेट करता है पूरा का पूरा इंटरेस्ट। इसलिए आपको सबसे पहले जाकर सिस्टम को चेक करना चाहिए। यू शुड गो फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना चाहिए। आपने जाकर देखना चाहिए कोर बैंकिंग सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट का मॉड्यूल कौन सा है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, कितना फ्रीक्वेंटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के जो ऑटोमेटेड एंट्रीज है वो जनरेट होने के बाद उसको अप्रूव कौन करता है। सबसे पहला काम है ये चेक करना कि इंटरेस्ट की जो ऑटोमेटेड एंट्रीज है, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन है, वो करने का तरीका बराबर है ना।
इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आपको चेक करना है, सबसे पहले जाके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करो। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स है उनको आप चेक करो कि वो सॉफ्टवेयर्स बराबर बने हैं और वो सॉफ्टवेयर्स बराबर काम कर। उसके बाद आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को लगाओ। देन यू गो फॉर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। उसमें आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसमें आप सबसे पहले लगाएंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब जब आप चीजों कंपेयर करते हो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसमें सबसे पहला पिछले साल से कंपेयर करो। क्या कंपेयर करेंगे पिछले साल से? इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, आपने जो अलग आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका एवरेज निकालो। भर में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है और कितने आपके एवरेज लोन्स है या डिपॉजिट्स है। हर कैटेगरी सुनिए, आपका एक साल का फिक्स डिपॉजिट एक कैटेगरी हो गई, 1 to 3 ईयर एक कैटेगरी हो गई, मोर देन 5 ईयर्स एक आपकी कैटेगरी हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट एक कैटेगरी हो गई, लोन फ्रॉम बैंक्स आपने लिए वो एक कैटेगरी हो गई, लोन्स आउटसाइड इंडिया एक कैटेगरी हो गई। हर कैटेगरी का आप एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालिए कि कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है डिवाइड बाय एवरेज लोन या एवरेज डिपॉजिट। आप पिछले साल से कंपेयर करिए। अगर ये दोनों बहुत ही नजदीक आ रहे, मैच हो रहे, तो आपके मन में विश्वास पैदा होता है, अरे वाह ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहे हैं। इट प्रूव्स पिछले साल का तो सही था, इस साल का भी उससे मैच हो रहा है। हमारे मन में विश्वास पैदा होता है, इस साल का इंटरेस्ट सही लग रहा है, उसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। अगर डिफरेंस आता है तो इट शुड बी जस्टिफाइड। अरे डिफरेंस क्यों है? अरे इस साल आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ना, तो हमने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अच्छा, बराबर उतना डिफरेंस आ रहा है, वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट कंपैरिजन, एक काम करो, इस साल का एवरेज रेट आपने पिछले साल से कंपेयर कर लिया। अब दूसरी चीज एक करो, तुम्हारा जो मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो लो। मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी। सपोज मंथली इंटरेस्ट लो, एक्सपेंस, उसका ब्रेकअप निकालो। अलग अलग डिपॉजिट्स का कितना इंटरेस्ट है, बोरोइंग्स का कितना इंटरेस्ट है, पिछले महीने से कंपेयर करो। एब्सोल्यूट अमाउंट, सर ऊपर क्या किया था? एवरेज रेट निकालकर पिछले साल से कंपेयर किया था। अब क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट का एब्सोल्यूट अमाउंट निकाल रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, पिछले महीने से कंपेयर करो। यार इस महीने तो डिपॉजिट्स बढ़ गए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए था, बढ़ता हुआ दिख रहा है, वेरी गुड। डिफरेंस शुड बी जस्टिफाइड। अगर डिफरेंस जस्टिफाइड है फिर हमारे मन में विश्वास पैदा होता है, सब सही लग रहा है। अप्रैल का मार्च से कंपेयर किया, मई का अप्रैल से कंपेयर किया, जून का मई से कंपेयर किया। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन है, मंथ टू मंथ, मंथ टू मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर, सब में से मैच हो रहा है, डिफरेंस जस्टिफाई हो रहा है, मन में फिर विश्वास पैदा होता है, इंटरेस्ट सही लग रहा है भाई। यही तो एनालिटिकल प्रोसीजर है। तीसरा, एक काम करो, सभी बैंक्स क्वार्टरली डेटा कंप्यूट करती है और आरबीआई में सबमिट करती है, और ये क्वार्टरली डेटा बहुत ही डिटेल में होता है, वेरीफाइड होता है। हर क्वार्टर का डेटा है, पहले क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितने बैलेंसेस, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। एक काम करो, आपके पास क्वार्टरली डेटा है, यस, क्वार्टरली डेटा के मदद से आप वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालो फॉर द ईयर। आपके पास हर क्वार्टर का क्या है? इंटरेस्ट। आप एक काम करिए, आपके पास में हर क्वार्टर का इंटरेस्ट है, उसके आउटस्टैंडिंग आपके बैलेंसेस है। आप हर क्वार्टर का आपके पास में इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। आप डिपॉजिट जो भी बैलेंस है उसका वेट लगाइए। जिस क्वार्टर में ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा उसका वेटेज ज्यादा है, यस नो, समझ रहे? जिस क्वार्टर में डिपॉजिट का लेवल ज्यादा होगा उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिस क्वार्टर में डिपॉजिट का लेवल कम होगा उसका इंपॉर्टेंस कम है। वेटेड एवरेज निकालिए, हर क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट निकालिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का वेटेज लीजिए, वेटेड एवरेज निकालिए। सर आप कर क्या रहे हो? क्वार्टरली डेटा के मदद से वेटेड एवरेज रेट निकालिए कि भाई वेटेड एवरेज रेट फॉर द ईयर क्या है।
एवरेज रेट फॉर द ईयर निकाला, फिर क्या करना सर, साल खत्म होने के बाद में टोटल इंटरेस्ट कितना है और एवरेज बोरोइंग कितनी है, वापस एवरेज रेट निकालो एनुअल डेटा की मदद से। क्यों सर इतना सब कुछ, इतना क्यों? अगर ये सब सही है तो क्वार्टरली एवरेज और एनुअल एवरेज इट शुड मैच विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लासेस में प्रिंटर भेजता है कि तुम्हारे साल भर में कितने बुक छापे, कितने कंज्यूम किए, वेबसाइट के बैकएंड से निकलता है कि टोटल बुक्स का सेल कितना हुआ। अगर सब सही है तो आइडियली इट शुड मैच। अगर क्वार्टरली डेटा भी सही है और एनुअल डेटा भी सही है तो आइडियली इट शुड मैच। इसको एनालिटिकल प्रोसीजर, ध्यान देंगे किसका ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। पहले कौन सा प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर क्या करेंगे सब्सटैंटिव, उसमें पहले क्या लगाएंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। पहले एवरेज रेट को कंपेयर करेंगे किससे, पिछले साल से, फिर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का अमाउंट कंपेयर करेंगे मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर क्वार्टरली वेटेड एवरेज निकालेंगे और एनुअल एवरेज निकालेंगे, दोनों को वापस कंपेयर करेंगे। अच्छा, ये पूरे जो एनालिसिस करने ये कौन बनाएगा, मैनेजमेंट। सिस्टम को चलाना किसको आता है, मैनेजमेंट। डेटा एक्सट्रैक्ट कौन करेगा, मैनेजमेंट। कैलकुलेशन कौन करेगा, मैनेजमेंट। ऑडिटर इसको एनालाइज करेगा, चीजें मैच हो रही कि नहीं हो रही, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। सैंपल बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस चेक करेगा। हम नहीं बनाते, ये क्लाइंट से बनवाते हैं, ये क्लाइंट से बनवाते हैं, वो बनाएगा। हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, हम सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे। एनालिटिकल प्रोसेस खत्म। एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद क्या परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। पहले कौन सी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, उसमें पहला एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। पहले चेक करना है कंप्लीटनेस। एक भी डिपॉजिट, एक भी बैंक का बोरोइंग छूटना नहीं चाहिए। रैंडमली चेक करो, एक भी डिपॉजिट छूटना नहीं चाहिए, एक भी बोरोइंग छूटना चाहिए। नन ऑफ द डिपॉजिट्स एंड नन ऑफ द बोरोइंग शुड बी लेफ्ट आउट। आप चेक करिए, हर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ना, हर डिपॉजिट के ऊपर, हर बोरिंग पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ना, नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट। दूसरा, लोग भूल जाते अक्रूड इंटरेस्ट, डिपॉजिट के ऊपर का अक्रूड इंटरेस्ट भूल जाते हैं, बोरिंग के ऊपर का अक्रूड इंटरेस्ट भूल जाते हैं, चीजें इनकम्प्लीट रह जाती है। इसलिए चेक करो क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास हुई है ना। अगर आपको कंप्लीटनेस चेक करना है, एक भी डिपॉजिट, एक भी बोरिंग छूटना नहीं चाहिए। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट एफडी रिसीट और सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। सबसे पॉपुलर एफडी है इसलिए उसको लिया। उसके बाद में सेविंग्स अकाउंट, बैंक के इंटरनल रूल्स होते हैं उससे मैच होना चाहिए। इंटर ब्रांच बैलेंसेस, एक ब्रांच का रिसीवेबल दूसरे ब्रांच का पेएबल हेड ऑफिस रेट देता है उससे मैच होना चाहिए। ओवरड्यू अमाउंट, जो ओवरड्यू अमाउंट है मतलब डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए, बंदे ने पैसे नहीं लिए, उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। एग्जाम में पूछेंगे कि जो एफडी मैच्योर हो चुका है उस पर इंटरेस्ट लगता है कि यस, वो भी लगेगा इंटरनल रेगुलेशंस के हिसाब से। सबसे पॉपुलर एफडी पे एफडी रिसीट के हिसाब से, सेविंग्स अकाउंट में इंटरनल रूल्स के हिसाब से, इंटर ब्रांच में हेड ऑफिस जो बोलेगा उसके हिसाब से। जो मैच्योर हो चुके हैं वापस इंटरनल रेगुलेशंस। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, नो, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे करना नहीं है, सेविंग्स अकाउंट पे पे करना है। अब रेट बराबर चेक कर लो। रेट में चेक करना है चेंजेस, साल भर में अगर चेंज है, जनरली क्वार्टर एंड पे रेट चेंज होता है, कोई भी क्वार्टर एंड पे अगर रेट चेंज हुआ है तो चेक करना है उस क्वार्टर में रेट अलग होना चाहिए, अगले क्वार्टर में अलग होना चाहिए। वेरी बिग इवेंट, गलती से अगर कंटिन्यू रह गया पुराना वाला तो पूरे इंटरेस्ट गलत हो जाएंगे। आखिरी में रिकम्प्यूट करो, आप रिकम्प्यूट करो सैंपल बेसिस पे, लोन लो, रैंडमली लोन सिलेक्ट करो, रेट सिलेक्ट करो, अमाउंट सिलेक्ट करो, पीरियड सिलेक्ट करो और कंप्यूट करो इंटरेस्ट कितना आएगा। आपको ये सारे डिटेल्स कहां से मिलेंगे,
टर्म शीट, अग्रीमेंट, डील टिकट। सर डील टिकट क्या होता है? डिबेंचर खरीदते हो, डिबेंचर आपने इशू किए। जब डील टिकट इज अ समरी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन या बोरोइंग। डील टिकट एक प्रकार की समरी होती है सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की। अगर आपने बोरोइंग ली है तो उसकी डील टिकट होगी, आपने डिबेंचर इशू किए उसकी डील टिकट होगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। एग्जाम में अगर आपको आंसर लिखना है तो पहले आप बताओगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर आप बताओगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर, उसमें फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल में पहले क्या चेक किया? कंप्लीटनेस। फिर क्या चेक किया? एक्यूरेसी। उसमें क्या चेक किया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेक किया, इंटरेस्ट रेट चेंज, और फिर रिकम्प्यूटेशन। हवा लग रही है भाई? रेडिएटर गर्म हो गया? देखो मैंने जानबूझ के जो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है जो शायद आप घर पे कतराते हो वो लिए हुए। क्विकली गाइज, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, इनफैक्ट last 2 questions, then we are through. Last 2 questions for the day. November 20 RTP में आया है, तड़प रहा है आने के लिए ये। मैं आपको बता दूं ये जो फाड़ू चार्ट का एडिशन है इसमें मई 22 के MTP RTP कवर्ड नहीं है, नवंबर 22 तो नहीं है। मैं अलग से अगर कोई नए क्वेश्चंस आए हैं तो मैं आपको दे दूंगा लिस्ट। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे आप रहे, ठीक है? नवंबर 20 RTP में ये क्वेश्चन है। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द आइटम एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, ये वर्ड था कि मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, ये सब कुछ होता है। आप हमको बताइए क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 75, फाड़ू के पेज नंबर 75 पे। देखिए ध्यान दीजिए, लिसन। बैंक को सिक्योरिटी में क्या मिला है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से सिक्योरिटीज को क्लासिफाई किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड। पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लीगल चार्ज और इक्विटेबल चार्ज। बैंक ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है सिक्योरिटी को, अगर वह ऐसी है कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो बैंक इमीडिएट सेल करके अपना पूरा पैसा वसूल कर सकता है, पूरा कंट्रोल बैंक के पास है। अगर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर ऐसे अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं लीगल चार्ज। अगर डिफॉल्ट हुआ तो इमीडिएट बेच नहीं सकते, आपको पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिफॉल्ट को प्रूव करना पड़ेगा, ऑक्शन प्रोसेस लगानी पड़ेगी, उसमें बेचना पड़ेगा वसूली के बाद में, ठीक है? इसमें बहुत समय लग जाएगा। अगर आपके पास इमीडिएट राइट टू सेल नहीं है, ठीक है, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करके सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटेबल चार्ज। ध्यान दीजिए अब उस एक एक करके। अगर आपने लोन दिया है बैंक ने, पूरे चैप्टर में हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? बैंक के। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ली और आपने सिक्योरिटी दी है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। दैट इज मॉर्गेज। मॉर्गेज में अगर ऐसा है, जल्दी कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसा होता है, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर के लोन दिया है, इसमें लोन एग्रीमेंट के अलावा अलग से मॉर्गेज डीड बनी है। मॉर्गेज डीड बनी है और ये मॉर्गेज डीड जो रजिस्ट्रार होता है प्रॉपर्टी का, वहाँ पर ये जाकर ये सबमिट हुई है और वहाँ पे रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि डिफॉल्ट हुआ तो बैंक इमीडिएटली बेच के अपना पैसा वसूल कर सकती है। अगर बैंक ने सेपरेट मॉर्गेज डीड बनाई है, रजिस्ट्रार के पास में जाके उसको रजिस्टर किया हुआ है और डिफॉल्ट पे उनके पास में इमीडिएट राइट टू सेल है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। दैट इज रजिस्टर्ड मॉर्गेज इज ए एग्जाम्पल ऑफ लीगल चार्ज। दूसरा, ये कोऑपरेटिव बैंक में फेमस है। दूसरा है एक सिंपल एग्रीमेंट बना है, लोन एग्रीमेंट में लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में, उसके बेस पे हमने लोन दिया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई अलग से मॉर्गेज डीड नहीं बनी, उसको कहीं जाके रजिस्टर नहीं करो।
बैंक के फेवर में कुछ भी नहीं आया, बैंक के पास सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। कल जाकर अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक को प्रूफ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को के नाम पर लेना पड़ेगा और फिर उसको बेच के पैसे वसूल करने पड़ेंगे, इसमें समय लगेगा। तो सिर्फ ओरिजिनल चीजें आपके पास है, उससे काम इतना आसान नहीं है, उसके आगे स्टेप्स लगनी पड़ती है। तो वो कौन सा चार्ज है? इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल चार्ज। अब ये तो आपका कौन सा हो गया? दिस इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। नाउ नेक्स्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब स्टॉक, बेसिकली स्टॉक, गाड़ियां। अगर स्टॉक, मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास में रखी हुई है, बैंक के पास में अगर पोजीशन है, बैंक जब चाहे तब उसको डिफॉल्ट होने पर बेच सकता है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेज, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीगल चार्ज। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लीगल चार्ज। अगर फिजिकल पोजीशन आज भी बोरोर के पास है, डिफॉल्ट होने के बाद में कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा, ऑर्डर लाना पड़ेगा, पोजीशन खुद के हाथ में लेना पड़ेगा, लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है पैसे वसूल करने का, उसको बोलेंगे हाइपोथिकेशन। दैट इज अ इक्विटेबल चार्ज। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो तरह के चार्ज हो गए, मूवेबल में दो तरह के चार्ज हो गए। नेक्स्ट अदर्स में, ठीक है, असाइनमेंट। बोरोर अगर बोलता है मेरे पास में राइट टू रिकवर मनी है, मेरे पास राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम डेटर है, मैंने किसी को लोन दिया है, राइट टू रिकवर डेट है, राइट टू रिकवर इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस क्लेम का, मेरे पास राइट टू रिकवर मनी है फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। बोरोअर बोलता है मेरे पास राइट टू रिकवर मनी है और ये राइट टू रिकवर मनी मैं आपको देता हूं, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट। ये राइट टू रिकवर मनी, ये जो डेट रिकवरेबल है, राइट टू रिसीव मनी है, इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। लेकिन असाइनमेंट में सिर्फ एक्शनेबल, सिर्फ और सिर्फ एक्शनेबल क्लेम लिए जा सकते। सर मतलब सुनिए, एक्शनेबल क्लेम मतलब डायरेक्ट राइट टू रिकवर मनी। सर मतलब बोरोर है, बोरोर बोलता है कि मुझे पैसा लेना है डेटर से, तेरे को दे दिया, पैसा लेना है, मैंने आगे किसी को पैसा दिया है, तेरे को दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तेरे को दे दिया, प्रोविडेंट फंड से पैसा है, तेरे को दे दिया, ये एक्शनेबल क्लेम्स है। अगर बोरोर बोलता है अरे मैंने पैसा दिया है एज अ लोन किसी को, और पता है वो कौन सा लोन है? मॉर्गेज लोन। पता है वो कौन सा लोन है? प्लेज। पता है कौन सा लोन है? हाइपोथिकेशन। बाप रे, मतलब अगर कल तूने डिफॉल्ट किया तो पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा तेरे से पैसे लेने हैं, फिर तूने किसी को लोन दिया है, उसने अगर पैसे नहीं दिए तो उसकी प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में लाना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। यार तू मुझे जो राइट टू रिकवर मनी दे रहा है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तू मेरे को मॉर्गेज लोन दे रहा है, तू मेरे को प्लेज दे रहा है, तू मेरे को हाइपोथिकेशन दे रहा है, तू जो मुझे राइट टू रिकवर मनी दे रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो तेरा बोरोअर है, सुन बोरोअर, जो तेरा बोरोअर है उससे निपट के मुझे पैसे रिकवर करने पड़ेंगे, ये तो बहुत ही लंबा स्टेप है, माफ करो, ऐसा राइट मुझे मत दो। असाइनमेंट में कॉम्प्लिकेटेड राइट्स, मॉर्गेज लोन वाले राइट्स, हाइपोथिकेशन वाले राइट्स, प्लेज वाले राइट्स नहीं दे सकते। डायरेक्ट राइट टू रिकवर मनी वाले राइट्स चाहिए। बराबर समझा भाई? क्विकली हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो है, रजिस्टर्ड एंड इक्विटेबल। मूवेबल के दो है, ठीक है, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। अब असाइनमेंट, उसमें खास पड़ा
एक्शनेबल क्लेम आ सकते हैं, बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड रिकवरी वाली चीज है वो नहीं आनी चाहिए। सेट ऑफ, सर ये सेट ऑफ क्या है? व्हाट इज सेट ऑफ? बैंक के पास दो तरह के बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं, रिसीवेबल एंड पेएबल। एफडी लोन का पैसा रिसीवेबल है, एफडी का पैसा पेएबल है, सेविंग्स अकाउंट का पैसा पेएबल है, आपके करंट अकाउंट का पैसा पेएबल है। जब बोरोअर बोलता है आई गिव यू राइट, अगर मैं तेरे को पैसा ना दूं, डिफॉल्ट करूं, तो तू नॉक ऑफ कर देना रिसीवेबल पेएबल, ऐसे सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं राइट टू सेट ऑफ। उसके बाद है लीन। अगर अग्रीमेंट में लिखा है अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो फिजिकल पोजीशन खुद के पास रख लो जब तक मैं पैसे नहीं देता, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग तरीके के आपके बोरोइंग्स है। लास्ट क्वेश्चन B.24, B.24 लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर, ठीक है, फाड़ू के 12.13 पे है। बताओ ऑडिट May 21 आरटीपी का ही है। बताओ ऑडिट रिपोर्ट के अलावा, ठीक है, स्टैच्यूटरी, दो तरह के ऑडिटर्स होते हैं पीएसयू बैंक्स में, स्टैच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, स्टैच्यूटरी ब्रांच ऑडिटर। इनको मेन रिपोर्ट के अलावा और कितनी रिपोर्ट्स देनी पड़ती है? फाड़ू के कॉन्सेप्ट नंबर है BA.500, पेज नंबर 80। पेज नंबर 80, ये देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेंगे। एक स्टैच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को कितनी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स देनी पड़ती है? लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। शॉर्टकट है इटैलिक्स, शॉर्टकट है इटैलिक्स। आई स्टैंड फॉर आईरैक। सभी बैंक्स को आईरैक नॉर्म्स लगते हैं। आईरैक मतलब इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, दैट इज नथिंग बट एनपीए नॉर्म्स। आरबीआई को बताना पड़ता है, आरबीआई को बताना पड़ता है कि क्या बैंक ने आईरैक नॉर्म्स को फॉलो करके अपने एडवांसेस को क्लासिफाई किया है ना, एनपीए का प्रोविजन बनाया है ना। उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है अलग से और सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को। आई फॉर आईरैक नॉर्म्स के कंप्लायंस की रिपोर्ट बनाना। टी फॉर ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब मनी, पैसा। बैंक में ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, हेवी लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, कैश को संभाला जाता है। ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस है, इसके ऊपर अलग से रिपोर्ट बनाकर आरबीआई को देनी पड़ती है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस बोले थे उसके हिसाब से हमने काम किया, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट। ट्रेजरी ऑपरेशंस की रिपोर्ट देनी पड़ती है। एडवर्स, रूरल एरिया में बैंक्स ने ब्रांचेस ओपन कर, आरबीआई ने बोला सब रूरल एरिया में ब्रांचेस ओपन करो। बैंक्स रोने लगे, हमको लॉसेस हो रहे हैं। अच्छा चलो रिपोर्ट सबमिट करो। ऐसे कौन से रूरल एरियाज है जहां पे एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, मतलब क्रेडिट मतलब लोन, आपने लोगों को लोन ज्यादा दिए हैं और उस एरिया में आपको जो डिपॉजिट मिले वो कम है। जनरली बैंक में उल्टा होता है, डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं और लोन कम होते हैं। आपको पैसे कम मिले हैं और आपने डिपॉजिट्स ज्यादा दिए उस एरिया में, तो कहां कहां ऐसा है उसकी रिपोर्ट बनती है। एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, वो बताओ। इटैलिक्स, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, बैंक के जो इंटरनल डिपार्टमेंट है उनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, इसके ऊपर क्वेश्चनर होता है। डिपॉजिट वाला डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, डिपॉजिट की प्रोसीजर बहुत अच्छी है ना, ग्रोथ बहुत अच्छी है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लैरिटी है ना, उसका एक क्वेश्चनर होता है। इन्वेस्टमेंट्स का अलग क्वेश्चनर होता है, एडवांसेस का अलग क्वेश्चनर होता है। ये क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं और जो रिपोर्ट बनती है उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। फिर आई फॉर बैंक एक कंपनी भी है,
सभी कंपनीज के ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि कंपनी के अंदर का आईएफसीआर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईएफसीआर बराबर है ना, एडिक्वेट है ना। आईएफसीआर की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ये जो आईएफसीआर की रिपोर्टिंग है ये बैंक्स को भी लगती है, क्योंकि बैंक भी एक कंपनी है। बैंक के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब बैंक के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सिस्टम अच्छा है ना, उस पर रिपोर्ट देनी पड़ती है, वो बैंक्स को भी लगेगी। सी फॉर कंप्लायंस। गवर्नमेंट ने घोष कमेटी बनाई थी, जिलानी कमेटी बनाई थी। घोष कमेटी ने बोला फ्रॉड्स कैसे होते उसको रोकने के लिए क्या करें। जिलानी कमेटी ने बोला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं। ये कमिटीज के सजेशंस थे, वो सजेशंस फॉलो किए क्या बैंक ने, उसकी भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। कंप्लायंस विद सजेशन ऑफ घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी। एसएलआर रिक्वायरमेंट, सभी बैंक्स को लगभग 25% ऑफ देयर डिपॉजिट्स खुद के बाद मेंटेन करना पड़ता है। एसएलआर मेंटेन किया गया। इटैलिक्स, आई स्टैंड फॉर आयरैक नॉर्म्स की रिपोर्ट, टी स्टैंड फॉर ट्रेजरी ऑपरेशंस की रिपोर्ट, ए स्टैंड फॉर एड क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की रिपोर्ट, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिपोर्ट, सी फॉर कंप्लायंस, घोष कमेटी जिलानी कमेटी के सजेशंस कंप्लाई की उसकी रिपोर्ट, एस फॉर एसएलआर रिक्वायरमेंट की रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स ये सब हमारे मॉड्यूल में है, मॉड्यूल के बाहर अपन कुछ भी नहीं पढ़ते भाई। गाइज आपके शीट में मैंने अपडेट किया आपका होमवर्क भी। अभी आपकी 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी है, मतलब अभी पुणे में सब कुछ बंद है, 9th और 10th और 11th इज संडे, ठीक है। 3 दिन बाद वी विल मीट, वहाँ पर हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैंक ऑडिट के बाद में। अभी आई थिंक वी हैव नेक्स्ट शेड्यूल में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज दी आपका, यस वही, मतलब मैं देख रहा हूँ कि वही आपके चैप्टर नंबर 4 ही है अगले इसमें। नहीं नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 4 नहीं है, अगला चैप्टर नंबर 7 है आपका पहले, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो इसके भी मैं शेयर करूँगा। अभी तक हम लोग 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में 4 चैप्टर, 3 दिन में पूरा बैकलॉग कवर कर लो। 4 दिन के आपके 4 चैप्टर के फाड़ू देख लो और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लो। अभी मैं जब वापस आऊँगा तो मैं शाम को डाउट सेशन अनाउंस करूँगा। जो भी आपके मन में डाउट्स है शाम को ओपन सेशन रहेगा, जो भी डाउट्स है वो आप आपके क्लियर करवा सकते हैं। ऑनलाइन जूम के ऊपर रहेगा, तो ये 4 चैप्टर के डाउट्स पूरे इकट्ठा कर लो जो भी के मन में, और वो सारे क्लियर करवा लो। इसका एक ही सोल्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जितने बार ये फाड़ू चार्ट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, यू विल फील कंफर्टेबल। बट कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है वो भी, वो आखिरी लीड, वो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है। जैसे नमक डालना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही वो लिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो लिंकिंग हो गई करेक्ट, और राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, चलिए उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि मैं खुद ओन लैंग्वेज में कुछ आंसर्स आपको लिख कर देता हूँ। रोज का लिखना ज़रूरी है, और अगर आप किसी दोस्त से चेक करवा सको, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। लोग वेट करते रह जाते हैं, टेस्ट सीरीज कब होगी, तब लिखूंगा तब लिखूंगा तब लिखूंगा, फिर पता चलता टेस्ट सीरीज का टाइम ही नहीं बचा है। तो बहुत सी बार लोग सबसे पहले लिखते हैं एग्जाम में जाके, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। चलिए गणेश विसर्जन को एंजॉय करिए, पुणे में तो बहुत माहौल रहता है, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, वी विल मीट ऑन 12th मंडे, हम लोग मिल रहे हैं, विल मीट ऑन 12th मंडे।